हाँ जी, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। खैर, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का। अकाउंट्स अवेलेबल है कि इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज आज की इस वन शॉट क्लास के अंदर हम क्लास 11th अकाउंट्स के मैक्सिमम जितने भी न्यूमेरिकल्स टॉपिक हैं तो सबकी चर्चा करने वाले हैं। इन वन को एक ही बार में आपके अकाउंटिंग इक्वेशन से लेके जर्नल, सब्सिडरी बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, जीएसटी और बीआरएस तक की सारी बातें कर लेंगे। मान के चलिए आपके टोटल 50% सिलेबस के सभी न्यूमेरिकल्स की बातें करने वाले हैं ना वन गो। तो जरा दिल थाम के बैठिए, जानने के लिए देखते रहिए और प्रेम से बोले राधे राधे। तो आओ जरा करते हैं शुरुआत आज के इस कंटेंट की। तो बारी बारी से करेंगे जी सारे के सारे कंटेंट, और मैक्सिमम कंटेंट होने को हो सकता है क्योंकि दिस इज अ रिविजनरी क्लास, तो आपको आते हैं तो पेशेंस के साथ में बैठे रहिए। ये लिमिटेड सेशन आपका होने वाला है लेकिन काफी काम का होने वाला है। आपके दिमाग के अंदर जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स टॉपिक हैं सारे के सारे घूम जाने वाले हैं। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं जरूर ओरल बोल के चलूंगा। तो आंख खोल के बैठे, कान भी साथ साथ खोल के बैठे और दिमाग तो ओपन रखना ही है आपको। तो आओ जरा जरा करते हैं बातों की शुरुआत। तो सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक से शुरुआत करेंगे, जहां सभी के सभी फॉर्मेट्स की भी मैं अच्छे तरीके से बातें करने वाला हूं। तो जरा आराम से अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट उम्मीद करता हूं ज्यादातर सभी ही बालकों को मालूम है, मेरे प्यारे प्यारे बाबू को मालूम है। तो क्या होता है जी हमारा फॉर्मेट अकाउंटिंग इक्वेशन का? तो यहां हम ट्रांजैक्शन लिखते हैं, यहां हम ट्रांजैक्शंस लिखते हैं। क्या ट्रांजैक्शन के अलावा आप पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? तो हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं सर जी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है? तो वो होती है एसेट्स। एक तरफ आप एसेट्स लिखते हो और बीच में यहां पर इक्वल टू का साइन लगाते हैं, और यहां पर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर आपको लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बजाय कैपिटल प्लस लायबिलिटी लिखना है तो आप वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई भी परेशानी की बातें नहीं है कि पहले कैपिटल बाद में लायबिलिटी, कोई परेशानी नहीं है उस चीज में। ठीक है जी सर जी, ओके हो गई हमारी बात। तो आओ जरा करें बातों की शुरुआत। तो यहां सबसे पहले बिजनेसमैन यानी कि मिस्टर एक्स ने बिजनेस शुरू किया है और उन्होंने शुरुआत में ही कितना पैसा लगाया? 50,000 रुपए लगाए। तो जैसे ही बिजनेसमैन ने बिजनेस शुरू किया तो यहां पर सीरियल नंबर 1 लिख सकते हो आप, कमेंस बिजनेस, कमेंस बिजनेस विद कैश। यहां हमारी बातें हुई हुई हैं कि भाई यहाँ ये जो ट्रांजैक्शन के हम डिस्क्रिप्शन देते हैं इसे आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मेन मुद्दे की बात ये कि यहाँ आपको जो ट्रांजैक्शन की है डिटेल्स देनी होती है सिर्फ और सिर्फ। और इसका इंपैक्ट क्या आएगा कि यहाँ हमारे एक कैश नाम का एसेट क्रिएट होगा। 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट की गई तो यहाँ पर कैश इंक्रीज होगा 50,000, और इसी ही अलाइनमेंट में यहाँ पर कैपिटल में भी 50,000 इंक्रीज कर दिया जाएगा। बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया, कैश बढ़ा दिया, कैपिटल बढ़ाई। देन आगे मशीन, मशीन खरीदी है तो मशीन खरीदने से एक नया एसेट क्रिएट होने वाला है हमारा मेरे बाबू मशीन नाम से। तो जैसी हमने क्या किया, जैसी हमने मशीन खरीदी तो यहां पर मेंशन कर देंगे हम मशीन परचेज, मशीन परचेज। और कितने की मशीन खरीदी है हमने? 20,000 रुपए की मशीन खरीदी है तो मशीन मेरी इंक्रीज हो जाएगी 20,000 रुपए से। तो ऐड करेंगे हम मशीन के अंदर। और क्या फ्री में आई होगी मशीन? तो ऑब्वियसली नहीं, तो कैश में से भी डिडक्ट कर देंगे हम 20,000 रुपए। और जैसा कि हम जानते हैं कि हर शुरुआत में जो दो इक्वेशन हम लिखते हैं, दो ट्रांजैक्शन हम लिखते हैं, उसके बाद में आपको बैलेंसिंग करनी होती है। बैलेंसिंग मींस कैश की बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग मींस मशीन की बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग मींस कैपिटल की बैलेंसिंग करेंगे। यानी आपको हर चीज की आपको बैलेंसिंग जरूर करके चलनी है। तो 50 माइनस 20 बैलेंसिंग बची 30,000 रुपए। यहां मशीन का बैलेंस तो अभी अभी क्रिएट हुआ ही है 20,000, तो वो सेम टू सेम आएगा बिकॉज दिस इज अ इक्वेशन। यहां इक्वल का साइन जरूर लगाएंगे और यहां पर कैपिटल मेरी 50,000 रुपए आ गई मेरे बाबू, आ गई। खैर, इसके अलावा गुड्स हमने खरीदे हैं 24,000 के। जब जब कोई भी चीज खरीदी जाएगी तब तक एक नया एसेट बनेगा, आएगा, आने वाला आएगा, जरूर आएगा मेरा प्यारा प्यारा बाबू, जरूर आएगा। तो क्या खरीदा हमने? तो परचेज गुड्स, परचेज गुड्स खरीदे हैं हमने, गुड्स परचेज किए हैं हमने। कितने के खरीदे हैं? तो 24,000 के खरीदे हैं। तो 24,000 से अगेन गुड्स आए हमारे। तो देखो जब कहीं भी कोई भी चीज खरीदते हैं तो वो चीज क्रिएट होती है, और फ्री में तो नहीं आती चीजें हैं। फ्री में आता है कुछ? नहीं आता। तो बदले में कैश जाता है तो कैश में से माइनस कर दीजिए आप, बस इतनी सी बातें हैं। तो इसी के साथ में न्यू इक्वेशन निकाल देंगे हम लोग।
ठीक है जी। न्यू इक्वेशन अगेन, क्या आप न्यू इक्वेशन के लिए फिर से बिल्कुल बिगनिंग से देखेंगे? तो जवाब है ना। ये जो हमने 30,000 की लास्ट न्यू इक्वेशन निकाली थी, इसमें से ही आपको 24,000 माइनस करके 6,000 लिख देना है। और इसी के साथ मशीन का बैलेंस 10,000 और इसी के साथ गुड्स का बैलेंस 24,000। हमारी प्यारी प्यारी दुलारी कैपिटल तो सेम फिगर से चल ही रही है, जो कि है 50,000 रुपए मेरे बच्चा। खैर, इसी के साथ में अगले पेज पर आ जाते हैं अब, है ना। अब अगले पेज पे ऑब्वियसली अगर कहीं भी पेपर में भी इस तरह की सिचुएशन आए, संभावना आए कि आपके अकाउंटिंग क्वेश्चन का जो कि एक सॉल्यूशन एक पेज से दूसरे पेज पर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो उस सिचुएशन में आपके जितने भी न्यू इक्वेशन है उसे एज इट इज आपको नेक्स्ट पेज पर भी कैरी फॉरवर्ड कर देना है। यानी कैश, मशीन, गुड्स और कैपिटल, तो डन जी डन, ये चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी नेक्स्ट पेज पर। तो कैश, मशीन, गुड्स और इज इक्वल टू में लाइबिलिटी तो कोई नहीं है, ठीक है जी। बस सिर्फ और सिर्फ क्या चल रही है? कैपिटल चल रही है आपकी, ठीक है जी। तो ऐसे करके बातें चल रही हैं। आप चाहो तो यहाँ पर लाइबिलिटी लिख भी सकते हो। अब लाइबिलिटी कोई भी है तो है नहीं, तो बस उसकी जगह पे जीरो ही लिखा जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। और जितने भी हमारे बैलेंस हैं 6,000, 20,000, 24,000, तो ये हमारे इधर आ जाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है, ये बातें तो हम जानते ही हैं। क्या जानते हैं हम? कि हर बार जहां कहीं भी हम न्यू इक्वेशन लिख रहे होते हैं तो हमेशा ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो आपकी बराबर होनी चाहिए। जैसे फिलहाल ये 24,000, 20,000, 6,000 को मिला के आपका 50,000 आ रहा है। खैर, इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 जो कह रहा है हमारा क्या, यानी इसके हिसाब से पॉइंट नंबर सी, कि हमने सामान बेचा है। बताओ 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 मेरे बच्चा, सामान खरीदने पर पैसा जाता है बट सामान बेचने पर तो पैसा आता है। कितने का सामान? 9,500 का सामान कितने में बेचा? 20,000 में बेचा। 9,500, 9,500 का सामान 20,000 में बेचा तो फायदा हुआ। और हम लोग प्रिंसिपल ही जानते हैं, हमारे दिमाग में बैठी होनी चाहिए ये बात बहुत अच्छे से, कि अगर कोई भी प्रॉफिट होगा, मेरा प्रॉफिट होगा, तो वो जाकर सीधा कैपिटल में ऐड हो जाएगा। और अगर कोई भी नुकसान होगा तो वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो 9,500 का सामान 20,000 में बेचा, तो जरा आराम से, कितने का सामान? 9,500 का सामान। तो यहां लिख देता हूं मैं सोल्ड गुड्स, ठीक है जी। सोल्ड गुड्स फॉर कैश भी लिख सकते हो आप, पूरा लिख सकते हो सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो कितने का सामान? 9,500 का सामान। अब सामान तो जाएगा ही ना सामान बेचने पे, सीधी सी बात है। और कितने में बेचा आपने? 20,000 में, तो पैसा आएगा, आने वाला जरूर आएगा। और 9,500 का सामान 20,000 में आपने बेचा तो फायदा हुआ है, नुकसान? तो ज्यादा में बेच रहे हो तो फायदा हुआ। और कितना फायदा हुआ? 10,500 का, तो वो आपके कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा। इसी के साथ में आगे अगेन न्यू इक्वेशन यहां 20,000 प्लस 6,000, 26,000 रुपए। देन इसके बाद में मशीन 20,000 रुपए। देन यहां पर रिमेनिंग बैलेंस हम लोग निकाल देंगे, जो कि होगा मेरा कितना? 14,500। तो 14,500। देन इसके बाद में लाइबिलिटी हमारी शून्य, जीरो चल रही है। और कैपिटल का बैलेंस फाइनली 60,500 हो चुका है मेरे बाबू। इसी के साथ सबसे आखिरी ट्रांजेक्शन कह सकते हैं हम, सबसे आखिरी है, हाँ सबसे आखिरी का है। अभी तो परचेज गुड्स है, फिर उसके बाद में इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। चलिए खैर ठीक है, फॉर्मेट को एक्सटेंड कर देंगे हम। तो गुड्स हमने खरीदे हैं, एक बार फिर गुड्स हमने खरीदे हैं। जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं, तो ऑब्वियसली हम उस चीज को बढ़ा देते हैं। तो हमने क्या खरीदा है? हमने परचेज गुड्स किए हैं। क्या किया है? हमने गुड्स परचेज किए हैं, लेकिन इस बार किससे किए हैं? अजहर से किए हैं। और क्या इस बार दिया है कि हमने कैश में खरीदे हैं? तो जवाब है ना। और जब कहीं भी कुछ भी मेंशन ना हो मेरे बाबू, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग उस तरह की ट्रांजैक्शन को क्रेडिट ट्रांजैक्शन मान के चलते हैं। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो ऑब्वियसली एक लायबिलिटी जरूर क्रिएट होनी चाहिए ही चाहिए। तो हमने कितने का सामान खरीदा? हमने 14,000 का सामान खरीदा। तो देखो सामान में तो ऐड होगा, 14,000 सामान खरीदा है तो सामान में तो ऐड होगा ही होगा। साथ ही साथ अब कैश में कुछ नहीं करेंगे, बल्कि अजहर नाम से, अजहर जो कि हमारा एक प्यारा सा दुलारा सा क्रेडिटर है, वो भी हमारा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी। और ये क्रेडिटर क्रिएट तो आज हुआ है, ये खत्म किस दिन होगा? जिस दिन पे करेंगे। तो बस इसी के साथ में न्यू इक्वेशन निकाल देते हैं। हालांकि फॉर्मेट तो यहां पर खत्म हो गया, लेकिन क्वेश्चन हमारा अभी भी बाकी है, क्योंकि इसके अलावा आगे एक और ट्रांजैक्शन बाकी है। तो ये नीचे वाली लाइन होनी नहीं चाहिए थी, पर ठीक है अब है तो लिख देते हैं। तो 26,000 का कैश बैलेंस चला आ रहा है। मशीन हमारी चली रही है शुरुआत से 20,000 रुपए की। गुड्स हमारे बढ़कर अब 28,500 हुए। और इसी के साथ फाइनली हमारी लायबिलिटी भी आ चुकी है, कितने की? 14,000 की। और फाइनली हमारी कैपिटल का बैलेंस 60,500
आ गया है। देन इसके बाद में जरा आराम से आगे बात करता हूं, आगे की कौन सी ट्रांजैक्शन है, तो आगे ट्रांजैक्शन लिखे हुए इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। भाई बिजनेसमैन जब जब बिजनेस में पैसा लगाए, चाहे शुरुआत में या बाद में, चाहे शुरुआत में चाहे बाद में, हमेशा कैश इंक्रीज होगा और कैपिटल इंक्रीज होगी। निकाले पैसा, ड्रॉइंग्स करे तो कैश माइनस कैपिटल माइनस, लेकिन अगर पैसा लगाएगा तो 16,000 रुपए लगाए गए हैं, यहां लिख देते हैं हम इंट्रोड्यूस कैपिटल। तो जब जब पैसा लगाएगा तो तब तब यहां ऐड होगा, ठीक है जी, और यहां कैपिटल में भी ऐड होगा, ठीक है जी। इसी के साथ में अब ये लाइन में मैनुअली ही ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है जी, कर दी हमने मैनुअली ड्रॉ। और फाइनली सबसे आखिरी इक्वेशन निकलने जा रही है, विच कैन बी कॉल्ड एज अ फाइनल इक्वेशन, जिसको हम पुकारते हैं फाइनल इक्वेशन, है ना। ये बातें जानते ही हैं हम सब के सब। फाइनल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा आपका कितना, 42 42 42। और यहाँ मशीन तो हमारी चल ही रही है, 20,000 गुड्स हमारे हो गए, 28,500, लाइबिलिटी हमारी 14,000 की है। फाइनली हमारी कैपिटल का बैलेंस 76,500। अकाउंटिंग क्वेश्चन टॉपिक में समटाइम बैलेंस शीट भी बनाने को आ जाती है, तो मेरे बाबू आओ बैलेंस शीट बनाना सीखें कि अगर अकाउंटिंग क्वेश्चन के क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट भी दे दी जाए तो उस सिचुएशन में क्या करके गुजरेंगे आप। तो सबसे पहले तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है, हालांकि आमतौर पे नहीं आती, ठीक है, आमतौर पे नहीं आती बैलेंस शीट अकाउंटिंग क्वेश्चन चैप्टर के अंदर, लेकिन कभी कभी तो आ जाती है, कभी कभी आ जाती है। वो कभी 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 चांस हमें नहीं लेना, साथ के साथ सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से कवर करके चलने हैं, एक एक चीज इस तरीके से कवर करके चलेंगे कि कुछ भी आ जाए हम कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक तरफ आप लायबिलिटीज लिखते हैं और दूसरी तरफ आप सभी एसेट्स लिखने वाले हैं मेरे बाबू। खैर, तो क्या बनाने जा रहे हैं हम, बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के लिए बोली जाए तो कैसे बनाई जाए, तो जरा आराम से। सबसे पहली बात तो ये आपको माइंड में याद रखनी है कि जो बैलेंस शीट बनाई जाती है वो फाइनल इक्वेशन की मदद से बनाई जाती है। फाइनल इक्वेशन के अंदर आपको जितने भी बैलेंसेस नजर आ रहे हैं, जैसे कि कैश का बैलेंस, मशीन का बैलेंस, गुड्स का बैलेंस, जो कि सभी एसेट्स हैं, तो उनको आप क्या करोगे, अपनी बैलेंस शीट के एसेट साइड में रिप्रेजेंट करोगे। जैसे कौन कौन से एसेट्स हैं, कैश, मशीन, गुड्स, तो सभी को ही आप यहां मेंशन कर दोगे। तो कैश, मशीन, मशीन और गुड्स। और ध्यान रखना ये बैलेंस शीट है, ये कोई अकाउंट नहीं है, तो इसके अंदर कोई भी आप टू बाय जैसे कैश बुक में या किसी अकाउंट के अंदर आप लिखते हैं तो ऐसा नहीं लिखेंगे। और फाइनल इक्वेशन के अंदर जो भी 42, 20 और 28,500, तो ये बैलेंस आप कोट कर देंगे। तो 42,000, 20,000 और 28,500। खैर, इसके अलावा देन इधर हमारी लायबिलिटी साइड में देखो, ये हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी है और कैपिटल भी हमारी एक तरह की लायबिलिटी ही होती है, थ्योरेटिकली जानते हैं हम, ये हमारी इंटरनल लायबिलिटी होती है। तो लायबिलिटी साइड में आपको दोनों ही चीजें कोट करनी है, यानी कि ये क्रेडिटर भी कोट करना है और कैपिटल भी कोट करनी है। तो क्रेडिटर भी कोट करना है, क्रेडिटर भी कोट करना है। क्रेडिटर, उसके ब्रैकेट में आप नाम चाहो तो लिखो, चाहो तो ना भी लिखो, चाहो तो ना भी लिखो। 14,000 का क्रेडिटर है तो वो आपने कोट कर दिया। इसके अलावा जो कैपिटल नाम की लायबिलिटी है तो वो भी आपको जरूर दिखानी है, कैपिटल विच इज नोन एज अ इंटरनल लायबिलिटी फॉर एनी बिजनेस। तो 76,500, तो बस ये भी हम कोट कर देंगे 76,500। और जैसे ही आप सारे आइटम लिख चुके हो, देन आप यहां पर करते हैं टोटलिंग। और हमेशा ध्यान रखिएगा मेरे बाबू, ये टोटलिंग हमेशा आनी चाहिए आपकी बराबर। अगर बराबर नहीं आई तो क्वेश्चन गलत है आपका, बराबर आनी चाहिए हमेशा। जैसे कि फिलहाल भी अगर करें तो ये बन गई हमारी 90,500 लाइबिलिटी साइड का टोटल। और इधर भी अगर हम टोटल करें तो 4 2 6 और 2 8 और 90,500। तो ये जो दोनों टोटल हमने किए हैं ये दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो यानी कि हम क्वेश्चन में गलतियां कर रहे हैं। ऐसे करके बातें हो गई। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, कंप्लीटली कर लिया है। बैलेंस शीट अगर पूछी जाए तो कैसे करेंगे वो भी देख लिया है। आओ जरा आगे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर स्लाइटली थोड़ी सी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व कर दी हैं कि अगर थोड़ी सी और टेक्निकल क्वेश्चन बाई चांस अगर अकाउंटिंग क्वेश्चन का आता है तो कैसा आएगा। तो आओ जरा देखें। सबसे पहले बेसिक सा फॉर्मेट में यहां पर लिख देता हूं जल्दी जल्दी से, ठीक है जी। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन, हर अकाउंट्स का कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो तो ऑब्वियसली टॉप पर आपको हेडिंग तो लिखनी कंपलसरी होती ही होती है। देन शुरुआत में आप वही यहां पर कोट कर देते हैं कि आप जो भी ट्रांजैक्शंस लिख रहे हैं, ट्रांजैक्शंस, ठीक है जी। और आप यहां पर लिखेंगे सारे के सारे अपने एसेट्स, ठीक है जी। और एसेट्स के लिए स्पेस छोड़ देते हैं ठीक ठाक। और उसके बाद में लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज भी आपकी दो
या 3 में भी हो सकता है कि आ जाए क्वेश्चन के अंदर, और उसके बाद में कैपिटल। ठीक है जी, हो गई हमारी बात। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि बिजनेस शुरू किया गया है और इस बार शुरुआत में ही बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट की गई है, अब लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने कैश बढ़ाया, कैपिटल बढ़ाई, लेकिन इस बार इन्वेस्टमेंट के तौर पर कैश भी लगाया और बिल्डिंग भी लगाई, यानी कि इस बार एक नहीं बल्कि दो दो चीजें इन्वेस्ट की गई है मेरे बाबू। तो बताओ क्या होगा इस सिचुएशन में। तो डन 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 डन, तो लिख देते हैं इसे। सबसे पहली ट्रांजेक्शन स्टार्टर बिजनेस विद कैपिटल लिख सकते हो आप, मैं फिलहाल के लिए सिर्फ स्टार्टेड बिजनेस लिख रहा हूं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। तो क्या लगाया गया, एक तो कैश लगाया गया, तो कैश नाम का एसेट आएगा। दूसरा क्या लगाया गया, बिल्डिंग लगाई गई, तो बिल्डिंग नाम का भी एसेट आ जाएगा। तो कैश लगाया गया 4.5 लाख रुपए और बिल्डिंग लगाई गई टोटल 20 लाख रुपए की। तो कैश लगाया गया 4.5 लाख, कैश अलाइनमेंट में 4.5 लाख, और बिल्डिंग लगाई गई 20 लाख रुपए की। तो ठीक है जी, बिल्डिंग के अंदर 20 लाख रुपए, और टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई बिजनेस के अंदर, 24,50,000। तो कैपिटल के अंदर टोटल आएगा 24,50,000। तो जब कभी भी अगर एक से ज्यादा चीजें इन्वेस्ट की जाए तो कैपिटल में टोटल अमाउंट आती है। देन उसके बाद में पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक का क्या मतलब होता है, बैंक में पैसा जमा कराना। बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो ऑब्वियसली एक नया एसेट क्रिएट होगा। कौन सा नया एसेट, तो बैंक नाम का नया एसेट मेरे बच्चा। तो डन, पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक। तो पेड इनटू बैंक, नया एसेट क्रिएट होगा हमारा 2 लाख रुपए से, और बैंक में पैसा जमा कराया है। तो ये पैसा कहां से आया है आखिर, तो कैश की फॉर्म में से आया होगा ये पैसा, तो कैश में से ही माइनस कर दिया जाएगा 2 लाख रुपए। और इसी के साथ में फाइनली हम न्यू इक्वेशन निकालने की हालत में आ चुके हैं। तो कैश में से माइनस करेंगे 2 लाख रुपए, तो बचेगा कितना मेरा 2.5 लाख रुपए। देन बिल्डिंग के अंदर तो वही सेम 20 लाख रुपए कॉट करेंगे। इसके अलावा बैंक हमारा 2 लाख रुपए का चला आ ही रहा है। इसके अलावा न्यू इक्वेशन में इक्वल का साइन लगाना जरूरी है, और कैपिटल 24,50,000 है। लाइबिलिटी कोई भी है नहीं, तो लाइबिलिटी की जगह 0 लिख सकते हैं हम बड़े आराम से। देन इसी के साथ में तीसरी ट्रांजेक्शन जहां लिखा है एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट, अब एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, तो जरा कंसेप्चुअली समझ लीजिएगा। ठीक है जी, थोड़ा टाइम लूंगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन करेंगे मानो कि अगर ये आएगा तो भी पता है हमें क्या करना है, और वो आएगा तो भी पता है हमें क्या करना है। तो देखो, एक्रूड इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट था वो था बेसिकली कि कभी भी अगर कोई हम इनकम अर्न कर लेते हैं, अर्न का मतलब कि इनकम रिसीव करने का हक आ चुका है, तो उसके बाद में दो बातें हो सकती हैं। या तो ऑन द स्पॉट वो इनकम आपको मिल जाए, और या फिर वो इनकम आपको उस मोमेंट पे ना मिल पाए। देखो, अगर आपने किसी कस्टमर का काम कर दिया है, किसी क्लाइंट का काम कर दिया है, दैट मींस यू हैव अर्न योर इनकम, आप अपनी इनकम अर्न कर चुके हो। और अगर आपको पैसा तभी के तभी मिल जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका कैश का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, वो पैसा ऑन द स्पॉट तभी नहीं मिलता। ऐसे में उस पेंडिंग इनकम को आप एक्रूड इनकम बोलते हैं। ऐसे में उस पेंडिंग इनकम को आप एक्रूड इनकम बोलते हैं, विच इज नोन एज एसेट। क्योंकि इनकम आनी थी, नहीं आई, फ्यूचर में आएगी, तो फ्यूचर के हिसाब से फायदे की बात है, तो ये टेक्निकली आपका एक एसेट कहलाता है। तो जरा आराम से देखो, इनकम के केस में यानी कि जैसे इंटरेस्ट के केस में दो बातें मैं बोल सकता हूं। दो बातें कौन सी भाई, या तो ये वाला केस होता है आपका कि इनकम अर्न की और आपने रिसीव भी कर ली, अगर ऐसा है, और दूसरी कौन सी सिचुएशन हो सकती है कि हाँ इनकम अर्न तो हुई लेकिन आपको मिल नहीं पाई। अगर हाँ जी, ये जो ये इनकम अर्न आप कर लेते हो, जिस सिचुएशन में पैसा अर्न करने की गारंटी हो चुकी होती है, इसी को ही आप क्या करते हो, इसी को ही आप कैपिटल में ऐड करते हो। यानी इससे फाइनली कंक्लूड हम ये करते हैं कि अगर कोई इनकम आपको मिल जाए, फॉर एग्जांपल रेंट रिसीव्ड, तो आप पहला ट्रीटमेंट करेंगे कैपिटल में ऐड करना, दूसरा ट्रीटमेंट करेंगे कैश में ऐड करना। अगर कोई इनकम आपको मिल जाती है जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब कैपिटल में ऐड और कैश में ऐड। सपोज करो रेंट रिसीव्ड तो कैपिटल में ऐड, कैश में ऐड। कमीशन रिसीव्ड तो कैपिटल में ऐड, कैश में ऐड। तो कोई भी इनकम अगर मिल गई है तो आपको दोनों में ऐड करके चलना है, लेकिन अगर नहीं मिली है तो उस सिचुएशन में ये दोनों ट्रीटमेंट होने वाले हैं। ये दोनों ट्रीटमेंट मतलब कैपिटल में ऐड तो होगा ही होगा, साथ में दूसरा ट्रीटमेंट आप ये करेंगे, यानी कि आप एक एक्रूड इनकम नाम से एसेट बनाने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए तो एक्रूड इंटरेस्ट की ही बातें चल रही हैं। तो डन जी डन, हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, एक नया एसेट बनने वाला है, एक्रूड
इंटरेस्ट नाम से, एक्रूड इंटरेस्ट नाम से। तो एक नया एसेट बनने वाला है। और एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? जो इंटरेस्ट मिलना था नहीं मिला, पेंडिंग इंटरेस्ट। तो डेफिनेटली क्या कैश में कोई भी ऐड करोगे आप? तो जवाब है ना। लेकिन क्या कैपिटल में ऐड करोगे? तो कैपिटल में तो जरूर ऐड करना चाहिए। तो 100 रुपए का है जी आपका एक्रूड इंटरेस्ट, तो लिख देते हैं यहां पर, ठीक है जी। और यहीं से ही आपकी टेक्निकल ट्रांजैक्शन की शुरुआत होती है। तो जरा इन्हें ध्यान से कान खोल के सुन लीजिएगा। तो 100 रुपए का एक्रूड इंटरेस्ट है, यहां पर ऐड किया जाएगा और साथ ही साथ आपके कैपिटल में भी ऐड कर दिया जाएगा। कैश में नहीं ऐड होगा क्योंकि वो इंटरेस्ट अभी तक हमें मिला ही नहीं है, वो इंटरेस्ट अभी तक हमें मिला ही नहीं है। चलिए एक काम करता हूं, वक्त बचाने के लिए उम्मीद करता हूं फॉर्मेट तो क्लियर हो ही गया होगा पूरा। एक क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया है, तो ज्यादा वक्त जाया ना हो क्योंकि हमें मैक्सिमम टॉपिक कवर करने हैं, ज्यादा टॉपिक कवर करने हैं। तो हर ट्रांजैक्शन का सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस आपसे डिस्कस करता हूं, ये जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की ट्रांजैक्शन हैं। देन उसके बाद में आप खुद से ट्राई करिएगा। अगर फॉर्मेट वाइज कोई दिक्कतें आती हैं तो ऑब्वियस सी बात है, नंबर 1 ऑप्शन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए, और नहीं तो अकाउंटिंग इक्वेशन की जो अलग से क्लासेस बनी है वहां जाकर भी आप उसका फॉर्मेट जरूर अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो देखो एक्रूड इंटरेस्ट की बातें हो गई, आपको क्या ट्रीटमेंट करना है। एक्रूड इंटरेस्ट नाम से नया एसेट क्रिएट करना है और कैपिटल में ऐड कर देना है। इसके अलावा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन एडवांस में रिसीव हुआ है। तो जरा मेरे बाबू बताओ बताओ बताओ, अगर कोई भी कमीशन एडवांस में रिसीव हुआ तो रिसीव हुआ कि नहीं हुआ? रिसीव हुआ कि नहीं हुआ? तो सर जी रिसीव तो हुआ है, तो रिसीव तो हुआ है तो कैश में तो ऐड होगा ही होगा। लेकिन क्या एडवांस में मिला कोई भी पैसा आपकी इनकम होती है? तो मेरे बाबू एडवांस का मिला हुआ पैसा आपकी इनकम नहीं बल्कि आपके ऊपर एक बर्डन होता है, आपकी लायबिलिटी होती है। तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस आपकी एक लायबिलिटी रहेगी कि आपने अभी तक कस्टमर का काम किया नहीं है और पैसा लेके बैठ गए हो। तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस नाम से आप एक लायबिलिटी क्रिएट कर देंगे। जैसे कि मैंने अभी अभी एसेट हेड में एक नया एसेट क्रिएट किया था एक्रूड इंटरेस्ट नाम से, तो आप लायबिलिटी हेड में अभी एक नई लायबिलिटी क्रिएट कर देंगे। कौन सी लायबिलिटी? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस नाम से लायबिलिटी। तो ऐसे करके बातें हैं। अगर फर्नीचर हम खरीद रहे हैं तो ये तो आसान ट्रांजैक्शन है, फर्नीचर को बढ़ाएंगे और कैश को गिराएंगे, फर्नीचर को बढ़ाएंगे कैश को गिराएंगे। जो ट्रांजैक्शन नंबर एफ है, ट्रांजैक्शन नंबर एफ है, ये अच्छी ट्रांजैक्शन है, इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। पेड रेंट, कितना रेंट पे किया? 60,000 का रेंट पे किया। कितने का रेंट पे किया? 60,000 का रेंट पे किया। तो अगर मैं बात करूं कि कैश में से कितना जाएगा तो ऑब्वियसली 60,000 जाएगा। लेकिन लिखा है, क्या लिखा है कि 1/3 जो की है वो एडवांस का है। अब देखो, जैसे एडवांस में रिसीव इनकम आपकी लायबिलिटी होती है, जैसे एडवांस में रिसीव इनकम आपकी लायबिलिटी होती है, तो एडवांस का खर्चा आपका एसेट बनने वाला है। तो एडवांस का खर्चा आपका एसेट होता है, तो ध्यान रखिएगा 60,000 का 1/3 तो आपका एसेट ही बन जाएगा। तो आप प्रीपेड रेंट नाम से एक नया एसेट क्रिएट कर देंगे। कितनी अमाउंट के साथ मेरे बच्चा? तो 20,000 रुपए के साथ, क्योंकि 60,000 का 1/3 20,000 होता है। और अगर 1/3 एडवांस का है तो दैट मींस जो रिमेनिंग 60 में से 20 माइनस किए तो 40,000 वो आपका नॉर्मल एक्सपेंस है। और जैसे इनकम को आप कैपिटल में ऐड करते हैं तो एक्सपेंस को तो माइनस करोगे, तो कैपिटल में से माइनस करोगे आप 40,000 रुपए। यानी कि कह सकते हैं कि टोटल 60,000 की पेमेंट हुई है तो कैश में से माइनस करोगे आप 60,000। 60,000 का 1/3 एडवांस में है, तो एडवांस में पे किया गया कोई भी खर्चा आपका एसेट होता है, तो प्रीपेड रेंट नाम से एसेट क्रिएट करोगे 1/3, दैट मींस 20,000। एंड रिमेनिंग 60 में से 20 माइनस किया तो 40, तो रिमेनिंग आपका नॉर्मल खर्चा होगा, वो एडवांस का नहीं है, नॉर्मल एक्सपेंस। और जैसे इनकम को ऐड करते हो आप कैपिटल में तो एक्सपेंस को माइनस करते हो कैपिटल में से, तो कैपिटल में से माइनस करोगे आप 40,000। इसी के साथ ट्रांजैक्शन नंबर जो अगली है वो तो आपकी आसान है कि गुड्स आप खरीद रहे हो कैश में, तो गुड्स बढ़ाए जाएंगे और कैश कम हो जाएगा क्योंकि गुड्स फ्री में नहीं आते मेरे बाबू। इसके अलावा जो अगली ट्रांजैक्शन नंबर जी, भैया इसको जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, ये कोई आम ट्रांजैक्शन नहीं है। हालांकि क्या खास ट्रांजैक्शन है तो नहीं, इतनी भी खास नहीं है, बट ठीक है थोड़ी सी तो खास है, जरा देख लेते हैं। तो देखो लिखा हुआ है 30% ऑफ द गुड्स। कौन से गुड्स भाई? ऊपर तो कहीं कोई गुड्स की ट्रांजैक्शन नहीं थी, ये खरीदे थे हमने गुड्स अभी अभी। कितने खरीदे थे? 2 लाख रुपए के। तो कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए का 30% यानी 30% ऑफ द गुड्स सोल्ड। कितने का सामान बेचा? तो 2 लाख का सामान था हमारे पास। ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में कई बार होता है अकाउंटिंग इक्वेशन में, एक ट्रांजैक्शन का लिंकेज किसी दूसरी ट्रांजैक्शन से कर देते हैं। तो बेसिकली 2 लाख का सामान का 30% विच विल बी 60,000। तो अगर मैं बात करूं कि कितने का सामान बेचा जा रहा है यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, तो वो है बेसिकली 2 लाख का 30% जो कि हो जाएगा मेरा 60,000 रुपीज। तो 60,000 का सामान बेचा जा रहा है और प्रॉफिट दिया हुआ है 32
33:1/3। अब ध्यान रखना 33:1/3 को अगर मैं फ्रैक्शन में कभी भी बोलूं तो वो मैं बोलूंगा 1/3, 1/3। तो 60,000 का सामान कितने प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है मेरे बच्चा? तो वो बेचा जा रहा है 1/3 प्रॉफिट पे। तो 60,000 का 1/3 कितना होगा? तो वो हो जाएगा आपका 20,000। तो फाइनली सेल वैल्यू कितनी निकल के आएगी? तो वो आएगी आपकी 80,000। तो सेल वैल्यू कितनी निकल के आई? तो वो आई 80,000। यानी कितने का सामान? 60,000 का सामान। कितने फायदे पर? 20,000 के फायदे पर। कितने में बेचा? 80,000 में बेचा। और कह रहे हैं कि आधा पैसा मिल गया है, यानी आधा पैसा मिल गया। आधा पैसा मिल गया है दैट मीन्स आधा नहीं मिला है, तो आधे का डेटर बनाना चाहिए। तो अल्टीमेटली आप ट्रीटमेंट क्या करके चलोगे? तो जरा आराम से, कितने का सामान बेचा? 60,000 का। तो गुड्स में से माइनस कर दोगे आप, गुड्स में से माइनस कर दोगे कितना? 60,000 रुपए। कितना फायदा हुआ? 20,000 को। और हम जानते हैं कि कोई भी फायदा होता है तो वो कैपिटल में ऐड होता है, तो कैपिटल में ऐड कर दोगे आप कितना? 20,000। देन जितने में बेचा आपने 80,000 में, अब आमतौर पे 80 आप पूरा का पूरा ले लेते, तो पूरा का पूरा कैश में ऐड कर देते। बट अब इन्होंने क्या कहा कि इसमें से सिर्फ आधा ही कैश में मिला है, तो देखो कैश में ऐड तो होगा लेकिन सिर्फ आधा। 80 का आधा कितना होगा? 40। और क्यों आधा मिला है? क्योंकि बाकी आधा नहीं मिला है, तो वो फ्यूचर में मिलेगा, तो उसके लिए आपको डेटर क्रिएट करना पड़ेगा। तो आधे का आपने कैश में ऐड किया, तो बाकी आधे का आप डेटर क्रिएट कर देंगे। तो ऐसे करके बातें हो जाएंगी। हो गई हमारी बात इसी के साथ अकाउंटिंग इक्वेशन की। तो हो गई जी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की बात। अब अगले टॉपिक पे मैं बढ़ता हूं, कैश बेसिस वर्सेस एक्रूवल बेसिस। तो यहां क्या करते हैं, यहां कैसे करते हैं, जरा जल्दी से फटाफट से देखना शुरू करते हैं। तो कैश बेसिस वर्सेस एक्रूवल बेसिस कह रहे हैं कि आपको इनकम कैलकुलेट करनी है। और इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं मेरे बाबू? तो सबसे पहले हम रिवेन्यू लेते हैं। रिवेन्यू मतलब कि कितना पैसा आपने अर्न किया है, कितना पैसा आपने कमाया है, और उसमें से एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं। यही आप दोनों तरफ करोगे। दोनों तरफ मतलब एक बार हम एक्रूवल बेसिस का काम करके चलेंगे और एक बार हम कैश बेसिस का काम करके चलेंगे। तो रिवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर दिया जाता है, रिवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर दिया जाता है। पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट कौन सा पार्ट? जहां हम कैश बेसिस की बातें करने वाले हैं, कैश बेसिस की बातें करने वाले हैं। एंड देन उसके बाद में हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे जहां हम एक्रूवल बेसिस की बात करने वाले। कैश बेसिस सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को मानता है, कैश ट्रांजैक्शन को मानता है, उसे कोई लेना देना नहीं है किसी दूसरी चीज से। और एक्रूवल बेसिस सिर्फ और सिर्फ जो की है कैश को भी, क्रेडिट को भी, और सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजैक्शन को कंसीडर करता है। तो जरा आराम से, सबसे पहले लिखा है कि अकरम ने कैश में सेल की है 80,000 और साथ में उन्होंने क्रेडिट में भी सेल की है 50,000। तो देखो जब कैश बेसिस पे मैं आऊंगा तो ये तो सिर्फ और सिर्फ 80,000 ही कंसिडर करवाएगा कि हाँ जी हमारी कैश सेल कितनी है 80,000, तो रेवेन्यू के तौर पे हम सिर्फ 80 ही लिखेंगे। लेकिन जब एक्रूवल बेसिस पे जाएंगे तो 80,000 की कैश सेल तो लेंगे ही लेंगे, साथ में 50,000 की क्रेडिट सेल भी लेंगे। तो 80,000 प्लस 50,000 जो हो जाएगा आपका 1,30,000। देन उसके बाद में आगे लिखा है एक्सपेंसेस के बारे में कि इन्होंने हिज एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 50,000। अब 50,000 के खर्चे थे, आउट ऑफ विच जो 20,000 हैं वो स्टिल अनपेड हैं। अब 50 में से 20 तो पे किए ही नहीं है। तो देखो कैश बेसिस तो ये कहता है कि अगर कोई खर्चा पे ही नहीं किया तो हम उसे इनकम नहीं मान सकते। तो 50 में से अगर 20 पे किया ही नहीं है तो हम उसे नहीं मान सकते। तो 50 में से 20 मैं खर्चा नहीं मानूंगा। तो मैं मानूंगा कितना? सिर्फ और सिर्फ 30,000 को खर्चा। भाई 50 में से जब 20 पे किया ही नहीं है तो उसे खर्चा नहीं मानता कैश बेसिस। जबकि एक्रूवल बेसिस तो कहता है क्या कि भाई खर्चा पे हो या ना हो हम तो उसे खर्चा मानेंगे जरूर। तो 50,000 का खर्चा है तो वो खर्चा वो का वो ही रहने वाला है। तो ये 50,000 का खर्चा कंसिडर करेगा लेकिन ये 30,000 का खर्चा कंसिडर करेगा। तो यहां से मेरी इनकम निकल के आएगी कितनी? 80 माइनस 23 दैट मीन्स 50,000। और यहां से मेरी इनकम निकल के आई 1,30,000 माइनस 50,000 दैट मीन्स 80,000 रुपीज। तो ऐसे करके बातें हो गई मेरे बाबू। इसके अलावा आगे कैश बुक की बात करता हूं मैं। कैश बुक, जहां कैश बुक को उम्मीद करता हूं कि कंसेप्चुअली हम लोग बातें जानते हैं कि क्या क्या करना होता है, कैसा सा हमारा फॉर्मेट होता है, ये सब कुछ बातें। तो क्या होती है जी हमारा कैश बुक का फॉर्मेट, जो कि हम कहते हैं डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। तो कंसेप्चुअली हम लोग जानते हैं कि एक तरफ हम डेट दिखाते हैं, देन उसके बाद में पर्टिकुलर्स दिखाते हैं, और यहां अमाउंट के नाम पर एक नहीं बल्कि दो दो कॉलम बनते हैं। एलएफ का कॉलम रहेगा, देन ये क्या लिख दिया है, बुद्धि खराब हो गई। तो एक तरफ हमारा कैश का कॉलम, दूसरी तरफ हमारा बैंक का कॉलम, इसके बाद में देन दोबारा से यही सेम चीज की डेट, देन उसके बाद में पर्टिकुलर्स, देन इसके बाद में एलएफ, देन इसके बाद में फिर से कैश का कॉलम और उसके बाद में बैंक का कॉलम।
अगर कंसेप्चुअली बात करें, हल्की फुल्की सी बात करें, तो जब कहीं भी किसी भी ट्रांजैक्शन में पैसा आता है तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है। और अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में पैसा जाता है तो आउटफ्लो वाली जितनी भी ट्रांजैक्शन है तो वो आपकी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होती हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते वक्त हम बाय वर्ड कोट करते हैं और किसी भी ट्रांजैक्शन को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते वक्त हम टू वर्ड कोट करते हैं। जो ओपनिंग बैलेंस होता है ऑब्वियसली उसे बैलेंस बीडी नाम से रिप्रेजेंट करते हैं और जो क्लोजिंग बैलेंस जो हम अपना आंसर निकालते हैं उसे बैलेंस सीडी नाम से रिप्रेजेंट करते हैं मेरे बाबू। तो जरा आराम से आओ जरा देखें। अब जैसे शुरुआत में जून 2022 जून 1 की डेट दी हुई है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो ये कोई पैसे का आना या पैसे का जाना नहीं है बल्कि ये बैलेंसेस आपको दिए हुए हैं। तो जरा आराम से जून 1 2022 ये क्या है, ये बैलेंसेस हैं, तो इनको रिप्रेजेंट करना है आपको टू बैलेंस पीडी के नाम से। जो शुरुआत में आपका कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया है, कैश इन हैंड बैंक 12,750 और 12,750 और 72,400, तो ये आपके कैश और बैंक के कॉलम के अंदर दिखा दिया हमने टू बैलेंस बीडी। देन उसके बाद में हमें एक आशा से मिला, थोड़ा कैश मिला, साथ में एक चेक मिला, थोड़ा कैश मिला, थोड़ा सा चेक मिला और साथ में हमने उसे डिस्काउंट भी दिया है। हमेशा जब कहीं भी आपको चेक मिले तो हमेशा देख लें कि क्या वो चेक किसी दूसरी डेट पर तो जमा नहीं कराया गया। तो जैसा कि यहां इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो डन जी डन। ये डेबिट साइड में हमें थोड़ा कैश मिला, थोड़ा चेक मिला, तो वो दोनों ही चीजें हम रिकॉर्ड करके चलेंगे। तो जून 4 तो डेबिट साइड में किससे पैसा मिला, आशा से पैसा मिला। कितना मिला, तो 1200 रुपए कैश में और 3200 रुपए बैंक। तो 1200 रुपए कैश में और 3200 बैंक। देन इसके बाद में जो 400 रुपए का डिस्काउंट है ये तो मेरे जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा। जर्नल एंट्री में ओरल बोल देता हूं, आप लिखेंगे जरूर क्या कि डिस्काउंट तो हमारा नुकसान होता है जब भी पैसा मिल रहा होता है। डिस्काउंट तो हमारा नुकसान होता है जब भी पैसा मिल रहा होता है, तो नुकसान तो हमेशा डेबिट होते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आशा, ये जर्नल एंट्री आपको क्वेश्चन के कैश बुक के नीचे जर्नल में करनी पड़ेगी। देन उसके बाद जून 7 की एंट्री, जहां सैलरी हम पे कर रहे हैं और वो भी चेक के माध्यम से। हम लोग जानते हैं कि चेक के माध्यम से पे कर रहे हैं तो बैंक के कॉलम में जरूर दिखाएंगे हम। तो जून 7 की ट्रांजेक्शन और चेक के माध्यम से सैलरी पे कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड में मेरी बाय सैलरी आ जाएगी। देन इसके बाद में 25,600 की सैलरी पे कर रहे हैं तो बैंक के कॉलम में 25,600। ठीक है जी, ओके। देन इसके बाद में आगे विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। हम लोग जानते हैं कि इस दुनिया में मतलब कैश बुक की दुनिया में एक चीज होती है हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। क्या होता है जी सर जी, कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री मतलब बैंक में पैसा जमा कराना कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक से पैसा निकालना कॉन्ट्रा एंट्री है। तो जरा आराम से भाई, जब कहीं भी हम बैंक से पैसा निकालते हैं तो बताओ मेरे बाबू, बैंक के बैलेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा सर जी। बैंक से पैसा निकालने से बैंक का पैसा कम हो जाएगा, लेकिन हाँ फिजिकल कैश इंक्रीज हो जाएगा, फिजिकल कैश इंक्रीज हो जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो चीज इंक्रीज हो रही है उसके आपको डेबिट साइड में दिखाना है और जो चीज डिक्रीज हो रही है उसके क्रेडिट साइड में दिखाना है। जो चीज इंक्रीज हो उसके डेबिट में, जो चीज डिक्रीज हो उसके क्रेडिट में। तो जरा आराम से कैसे रिकॉर्ड करके चलेंगे। खैर, तो कैश के डेबिट में हमें लिखना है 21,900 और कौन सी डेट की ट्रांजैक्शन है, जून 9। तो जून 9 में इधर भी लिखूंगा और जून 9 मैं इधर भी लिखूंगा। ठीक है जी। और किस किस कॉलम में कैसे कैसे लिखना है, तो जरा आराम से भाई, कैश इंक्रीज होगा तो कैश के डेबिट साइड में 21,900, तो कैश के डेबिट साइड में 21,900, और बैंक कम होगा तो बैंक के क्रेडिट में 21,900। हाँ, वो बात अलग है कि जब आप कैश के कॉलम में लिख रहे हो तो यहां पर नाम किसका लिखोगे, टू बैंक, ध्यान रखिएगा नाम आएगा अपोजिट वाला। और जब आप बैंक के कॉलम में लिख रहे हो तो नाम किसका आएगा, बाय बैंक, नाम आएगा अपोजिट वाला। ओ सॉरी, बाय बैंक थोड़ी ना, टू बाय कैश होगा। अरे बताओ, बाय कैश। ठीक है जी। और यहां कॉन्ट्रा एंट्री है तो यहां पर सी वर्ड कॉट कर देंगे हम लोग जरूर। तो इस तरीके से हमारी कॉन्ट्रा एंट्री हो जाती है। इंटरेस्ट पेड, यानी कि इंटरेस्ट पे किया है बैंक ने, तो डन जी डन। क्या होगा हमारा, इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, तो डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट, डेबिट साइड में तो इंटरेस्ट, और ऑब्वियसली इंटरेस्ट हमें मिल रहा है तो बैंक में ही मिल रहा होगा, बैंक अकाउंट के अंदर ही आएगा। तो सीधा सीधा हमारा ये जो 1200 रुपए हैं हम बैंक के कॉलम में ले लेंगे।
ले लेंगे, जरूर ले लेंगे। ठीक है जी, तो ऐसे करके बातें हो गई। डेट आ जाएगी हमारी जून 12, देन उसके बाद में जून 16। तो जून 12 के बाद में जून 16, जहां बात कर रहे हैं फर्नीचर खरीदने की, तो जून 16 फर्नीचर खरीदने की, जब जब कोई भी चीज खरीदेंगे तो पैसा जाएगा। देखो कंसेप्चुअली तो बात बस इतनी ही है कि पैसा आएगा तो डेबिट साइड में, जाएगा तो क्रेडिट साइड में। कितने का फर्नीचर खरीदा है? 16,500 का, और कैश में खरीदा है। मेंशन ना भी होता तो भी हम कैश में ही लेते हैं भाई। अगर चेक लिखा होता है तो हम बैंक में लेते हैं, लेकिन अगर मेंशन है तो ठीक है, फिर तो कोई डाउट ही नहीं है। इसके अलावा मोहन प्यारे, मोहन एंड कंपनी को हम चेक के माध्यम से पे कर रहे हैं, और फिर से डिस्काउंट की बातें आ गई। तो पे कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड में अकाउंटिंग होगी जून 2021, जून 21। और बाय किसको पे कर रहे हैं? मोहन प्यारे, हमारे प्यारे प्यारे मोहन एंड कंपनी। और कितनी पेमेंट कर रहे हैं? 10,900 की, और डिस्काउंट भी है। अब डिस्काउंट तो हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, तो हम तो 10,900 रुपए को रिकॉर्ड करेंगे। और कैसे पे कर रहे हैं? चेक के माध्यम से पे कर रहे हैं, तो 10,900 चेक यानी बैंक के कॉलम के अंदर कोट करके चलेंगे हम लोग। तो ऐसे करके बातें हो गई हमारी। इसके अलावा जून 24 प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया है फ्रॉम ऑफिस कैश और पर्सनल यूज के लिए। अब देखो पर्सनल यूज वाली ट्रांजैक्शन होती है ड्राइंग्स की ट्रांजैक्शन, और ड्राइंग की ट्रांजैक्शन कभी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती, याद रखिएगा मेरे बच्चा। तो जून 2024 2024 की बोल रहा हूं मैं, जून 24। तो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला गया है, तो बाय ड्राइंग्स। और कितना पैसा निकाला गया? तो क्वेश्चन ने 11,600 दिया है, और कैश में से निकाला है, तो कैश के कॉलम में ही आप दिखाओगे, तो कैश के कॉलम में 11,600 हो गया हमारा। देन इसके बाद में हमने सामान बेचा है और एक बार फिर कैश में बेचा है। देखो अगर ये कैश वर्ड ना लिखा होता तो आप इसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन मान लेते, लेकिन फिलहाल तो कैश में दिया हुआ है, तो ठीक है, फिर क्यों मानेंगे आप क्रेडिट? फिर तो कैश की ट्रांजैक्शन है। तो जून 29 14,800 का बेचा है, तो जून 29 और 14,800 का कैश में बेचा है। लिखेंगे क्या यहां पर? क्या हम यहां पर मनोज को सामान बेचा है तो मनोज का नाम लिख देंगे? ध्यान रखना, गुड्स सोल्ड के केस में आप सेल्स लिखते हैं, तो यहां पर सेल्स लिखा जाएगा। किसी पार्टी से पैसा मिल रहा है तो पार्टी का नाम लिखे, लेकिन अगर आप सामान बेचकर पैसा आपको मिल रहा है किसी पार्टी से, तो पार्टी का नाम नहीं आता। इसके अलावा डिपॉजिटेड ऑफिस कैश इनटू द बैंक। अब जैसे कि मैंने कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में कहा था कि कॉन्ट्रा एंट्री दो होती है, एक पैसा निकालने की एंट्री और एक पैसा जमा कराने की एंट्री। इस क्वेश्चन में दोनों ही एंट्री आ गई। तो बैंक में पैसा जमा किया जा रहा है, तो जरा आराम से, बैंक में पैसा जमा किया जा रहा है तो बैंक अकाउंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। और पैसा जमा कराने से फिजिकल कैश तो कम हो जाता है। तो जैसा कि हमने कहा था कि जो भी चीज आपकी इंक्रीज हो वो आपकी डेबिट की जाती है, और जो भी चीज आपकी डिक्रीज हो तो वो आपकी क्रेडिट कर दी जाती है मेरे बाबू। तो ध्यान रखिएगा। तो डन, इस तरीके से हम ये भी कॉन्ट्रा एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं, ज्यादा कोई दिक्कतें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या ही दिक्कत की बात है। तो सबसे पहले डेट लिख देते हैं जून 30। और बताओ बैंक में पैसा जमा कराया गया है। कितना पैसा जमा कराया है? 21,200। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, तो 21,200 बैंक के डेबिट साइड में लिखेंगे हम 21,200, और कैश के क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम 21,200। जब हमने बैंक कॉलम में एंट्री की है तो नाम किसका आएगा? टू कैश का आएगा। और जब हमने कैश कॉलम में एंट्री की है तो नाम किसका आएगा? नाम बाय बैंक का आएगा। तो बस ऐसे करके बातें हो गई हमारी। क्या ही दिक्कत की बात है। बस इसके बाद में तो आपको बैलेंसिंग करनी है, और बैलेंसिंग करने का प्रोसेस तो उम्मीद करता हूं हम लोग जानते ही हैं कि भाई डेबिट में से क्रेडिट माइनस करके बाय बैलेंस सीडी आपको निकाल देना है। तो ये आप लोग कर सकते हैं। अगर मजा भी आए, पढ़ाई अगर कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे तो बात ही खत्म। अगर चिप्स का पैकेट खा रहे हैं बैठकर, और अगर नहीं खा रहे तो बैलेंसिंग करके कमेंट सेक्शन में आंसर बता दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5 का बाय बैलेंस सीडी कैश का कितना है, बैंक का कितना है मेरे बाबू। चलिए खैर, कैश का एक और क्वेश्चन जिसके अंदर थोड़े से और कंसेप्ट हमारे और बन जाएंगे, है ना। हालांकि इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट डिस्कस नहीं करूंगा, कम वक्त लूंगा आप लोगों का, मैनुअल ओरल ही मैक्सिमम चीजें बताने वाला हूं, तो जरा आराम से विदाउट एनी फॉर्मेट। तो सबसे पहले जो भी मेरा ओपनिंग बैलेंस है इसको तो मैं नॉर्मली टू बैलेंस बीडी नाम से दिखा ही सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देन जून 4 को हमें चेक मिला, किससे मिला? राम से मिला। लेकिन जरा आराम से, जून 4 को हमें चेक मिला है और जून 9 को हमने जमा कराया है। लास्ट क्वेश्चन नॉर्मल था, उस क्वेश्चन के अंदर हमें आशा से चेक मिला था और आगे चल के वो किसी दूसरी डेट पे जमा नहीं कराया था। तो इस तरह की सूरत में तो हमने टू आशा लिखा और बात हमारी खत्म हो गई। लेकिन जरा आराम से, इस तरह की परिस्थिति में जब आपको किसी एक डेट पर चेक मिले, किसी एक डेट पर चेक
रिसीव हो और किसी दूसरी डेट पर चेक जमा कराया जाए, तो हम कंसेप्चुअली जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो अब जान लो कि जिस डेट पर आपको चेक मिलता है, जैसे कि जून 4 को आपको चेक मिल रहा है, तो आप इसकी जर्नल एंट्री अपनी जर्नल में करते हो, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। आप क्या इस डेट की एंट्री मेरी कैश बुक में करेंगे? तो जवाब है ना, आप कैश बुक में नहीं करेंगे, जर्नल में करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। उसके बाद में ये चेक आगे चलकर जून 9 को जमा कराया गया, तो यस, जून 9 को ये कैश बुक में जरूर रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर बात करूं किस तरफ रिकॉर्ड किया जाएगा, तो ऑब्वियसली डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। किस नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा मेरे बाबू? तो टू चेक इन हैंड नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। जो बाकी की ट्रांजैक्शन है वो तो उम्मीद करता हूं काफी आसानी से कर लेंगे, जैसे सैलरी पे कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड में बाय सैलरी आएगी हमारी। देन अगेन जून 12 को हमें चेक मिला। अब अगर सपोज करो आगे चलकर ये किसी दूसरी डेट पर कुछ और हो रहा है, तो ये कैश बुक में नहीं आएगा। तो जैसा कि आगे चलकर लिखा है, क्या लिखा है कि हरी के चेक के साथ कुछ हुआ है? नहीं हुआ। तो देखो, हरी का चेक मिला और आगे चलकर हरी के चेक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो यस, फिर कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये तो पिछले क्वेश्चन के आशा के चेक की तरह केस हुआ। यानी अब तो आप सीधा सीधा इसे कैश बुक में इसी ही डेट पर रिकॉर्ड कर लोगे, और किस नाम से रिकॉर्ड करोगे? टू हरी नाम से रिकॉर्ड करोगे। जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर आशा से चेक मिला और वो उसी डेट पर जमा भी हो गया होगा, क्योंकि बाकी डेट पर नहीं इंफॉर्मेशन दी हुई। तो डन, यहां पर हम हरी के साथ भी यही काम करेंगे, टू हरी और डेबिट साइड में लिख देंगे। लेकिन राम के चेक के साथ में 4 जून को हमें चेक मिला, हमने उसकी कोई भी एंट्री कैश बुक में नहीं की, बल्कि जर्नल में की। कौन सी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। और बाद में 9 तारीख को जमा कराया गया है ये चेक, तो बाद में चल के हमने टू चेक इन हैंड नाम से लिख दी एंट्री। ठीक है जी, ओके। देन पेड टू गोपाल फॉर रेंट, तो ये तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय रेंट नाम से। इसके अलावा चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम रिटर्न डिसऑनर्ड। अब देखो, जब कहीं भी जमा कराया गया चेक डिसऑनर हो जाए, डिसऑनर हो जाए मतलब पैसा नहीं आया, तो ऐसे में आप क्रेडिट साइड में एंट्री करते हो। किस नाम से करते हो? बाय पार्टी नेम। तो आप क्रेडिट साइड में बाय राम नाम से इसकी एंट्री कर देंगे। देन इसके बाद जून 24 को एक चेक मिला राकेश से, और ये जो चेक मिला था राकेश से, ये आपने किसी कमल नाम की पार्टी के फेवर में एंडोर्स कर दिया। जरा आराम से, किसी पार्टी से अगर आपको चेक मिलता है और उस चेक को आप किसी दूसरी पार्टी को एंडोर्स कर देते हो, यानी कि दे देते हो, तो क्या आपके अकाउंट में कुछ भी आया? तो जवाब है ना, जवाब है ना। तो ऐसी सूरत में, ऐसी सिचुएशन में ना ये एंट्री और ना ही ये एंट्री, इन दोनों में से कोई भी एंट्री आपकी कैश बुक में नहीं आएगी। अगर बात करूं क्या कहां आएगी, किस नाम से आएगी, तो जब हमें राकेश से चेक मिला है तो हम बेसिकली चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राकेश एंट्री करेंगे, और बाद में जब कमल के फेवर में हम एंडोर्स कर रहे हैं तो कमल अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड मेरी जर्नल में एंट्री होगी। कैश बुक में कुछ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये कैश बुक की कुछ एक टेक्निकल बातें थी, तो ये मैंने डिस्कस कर ली। इसके अलावा आगे एनालिटिकल पैटी कैश बुक की बातें करते हैं। तो प्रेम से बोले राधे राधे, आओ जरा करें जी एनालिटिकल पैटी कैश बुक की बातें। तो देखो, सबसे पहली बात तो एनालिटिकल पैटी कैश बुक का फॉर्मेट, एनालिटिकल पैटी कैश बुक का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है एज कंपेयर टू नॉर्मल कैश बुक। हालांकि जहां नॉर्मल कैश बुक के अंदर 2 साइड होती हैं, तो यहां पर भी 2 साइड होती हैं। यहां पर भी अमाउंट का कॉलम होता है, डेबिट साइड होती है जो आपकी रिसीट को डेपिक्ट करता है। अब वहां पर भी डेबिट साइड में पैसे का आना होता है, यहां पर भी डेबिट साइड में पैसे का आना। ये आपकी क्रेडिट साइड होती है, ये आपकी पेमेंट साइड होती है। ठीक है, बस अंतर इतना सा है कि यहां पर पर्टिकुलर्स आपके 2-2 नहीं बल्कि एक ही बनेंगे। यही है आपके पर्टिकुलर्स का कॉलम। ठीक है जी, और बस ये तो क्या है, ये तो कुछ खास नहीं है, बस वाउचर नंबर आप लिख सकते हो। नहीं, वाउचर नंबर क्या है, ये तो डेट का कॉलम है। एक और वाउचर नंबर का कॉलम अगर बनाना है तो बना सकते हो आप। ठीक है जी, वाउचर नंबर ऐसे करके। ठीक है, तो डेट का कॉलम, वाउचर नंबर का कॉलम, और वो जो भी पैसा आएगा वो उधर दिखाना है, और जो भी पैसा जाएगा कन्वेंस के नाम का, छोटे छोटे खर्चों के नाम का, तो वो सब कुछ आपको यहां दिखाते जाना है। जो भी डेबिट साइड की एंट्री होगी वो आपके टू नाम से आएगी, और जो भी क्रेडिट साइड की एंट्री होने वाली है वो आपकी बाय 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 टाटा बाय 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 नाम से आएंगी। कहीं बाय बाय अभी नहीं हो रही, बाय बाय अभी तो सब्सिडरी बुक बची है, अभी तो बीआरएस बचा है, अभी तो जीएसटी बचा है, तो अभी नहीं हो रही बाय बाय। लेकिन अगर ये क्लास देख ली ना, ये क्लास देख ली, तो मान के चले कंसेप्चुअली बेसिक हमारी पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग बन जाने वाली है। जितनी भी इंपॉर्टेंट थोड़े ग्लिचेस होते हैं, थोड़ी दिक्कतें होती हैं, वो सारी की सारी मैं यहाँ इस सेशन के अंदर डिस्कस कर जाऊंगा। तो ध्यान रखिए, अगर बीच में छोड़ के जाने की सोच रही हैं, ऐसा ख्याल भी आ रहा है, तो उस ख्याल को निकाल दें। पेपर आ रहे हैं, पढ़ाई कर लो नालायको, है मेरे प्यारे प्यारे नालायको। तो देखो, शुरुआत में कैश पेमेंट,
कैश पेमेंट के लिए आपको खूब सारा पैसा रिसीव हुआ है हेड कैशियर से, कितना 20,000 रुपए रिसीव हुए हैं। तो ठीक है जी, ओके, किस डेट पर रिसीव हुए हैं, तो 2022 जून 1 को रिसीव हुए हैं। और कितना कितना पैसा रिसीव हुआ है, तो ये हुआ है 20,000 रुपए। तो डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट लिख सकते हो, मेन कैश से पैसा आ रहा है। कितना पैसा आया, 20,000 रुपए आया, तो 20,000 हमने यहां दिखा दिया। और बस उसके बाद में तो खर्चों के नाम लिखने हैं आपको, पोस्टेज, स्टेशनरी, वेजेस, कैरेज। तो आओ जरा लिखें, तो यही आपको दिखाने, पोस्टेज, स्टेशनरी था, पोस्टेज स्टेशनरी, कैरेज और वेजेस, यही आपको सारे के सारे कोड कर देने हैं। ठीक है जी। और ये कन्वेंस, और फिर से ट्रैवलिंग एक्सपेंस को भी कन्वेंस ही बोल देंगे, तो कन्वेंस और कन्वेंस, ये सारी आपको कोड करने हैं। यहां आपको इनकी रिलेवेंट फिगर दिखानी है, और फिर उसके बाद में जितने भी आपके सारे के सारे खर्चे हैं उन सब का ये अलग अलग से आप कॉलम बना के दिखा देंगे, कॉलम बना के दिखा देंगे। उम्मीद करता हूं ये बातें याद आ गई होंगी। इन सबके कॉलम बना के दिखा देंगे, पोस्टेज का अलग कॉलम बनेगा, स्टेशनरी का अलग कॉलम, कैरेज का अलग कॉलम, और उन कॉलम के अंदर रिलेवेंटली अमाउंट भी दिखाना शुरू कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पोस्टेज आपका 1600 रुपए है, तो यहां पर ऑब्वियसली आप 1600 लिखोगे, और ये जो पहला कॉलम होगा ये आपका पोस्टेज का ही होगा, तो यहां पोस्टेज के कॉलम में भी आप 1600 लिख दोगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल स्टेशनरी आपकी 1000 रुपए की है, तो स्टेशनरी आपने यहां लिखी होगी, और स्टेशनरी आपका यहां भी कॉलम आपने बनाया होगा, तो यहां पर भी आप स्टेशनरी लिख दोगे। अब जैसे कैरेज आपका, कैरेज कितने का है, कैरेज है आपका 600 रुपए का, तो कैरेज आपका 600 रुपए का, तो यहां पर कैरेज का भी आप, यानी आपके जितने भी एक्सपेंस होते हैं सबके कॉलम आपके बनते चले जाते हैं, और अकॉर्डिंगली उसी अलाइनमेंट में उस कॉलम के अंदर भी आप अमाउंट दिखा देते हैं। देन इसके बाद में यहां पर बैलेंसिंग कोड करते हो आप बाय बैलेंस सीडी नाम से, जो बैलेंसिंग आपकी यहां इस साइड ही आनी होती है। तो ऐसे करके एनालिटिकल पैटी कैश बुक की बातें होती है, उम्मीद करूंगा याद आ गई होंगी। ठीक है जी। खैर, इसके बाद में परचेज बुक की बात करता हूं। ठीक है जी। परचेज बुक, अब अगर ध्यान से भी आप परचेज बुक देख लेते हैं, तो परचेज बुक, सेल्स बुक लगभग सबकी सब एक जैसी ही होती हैं। तो परचेज बुक के अंदर लगभग फॉर्मेट कैसा रहता है हमारा, सबसे पहले फॉर्मेट की बात करते हैं। भैया फॉर्मेट ही तो असली कलेश है, तो यहां डेट का कॉलम रहता था हमारा, यहां पर्टिकुलर्स हम लोग कोट करते थे, पर्टिकुलर्स। देन इसके बाद में यहां इनवॉइस नंबर का एक कॉलम हम बना लेते थे, देन एक LF, और फिर उसके बाद में डिटेल्स के कॉलम। खैर, यहां हमारे फर्दर कॉलम बन जाते थे, वो क्वेश्चन के डेटा के ऊपर डिपेंड करता था कि कितने कॉलम हमें बनाने होते थे। अब जरा आराम से सपोज करिए, क्या सपोज करिए, तो 2022, और ध्यान रखिएगा यहां परचेज बुक के क्वेश्चन के अंदर ये बातें तो हमें याद ही होनी चाहिए। क्या बातें, कि कभी भी अगर कोई भी कैश ट्रांजैक्शन मिली, या कोई भी एसेट्स की परचेज मिली, या कोई भी पर्सनल यूज यानी कि ड्राइंग्स की ट्रांजैक्शन मिली, तो ये ट्रांजैक्शन आपकी रिकॉर्ड नहीं की जाती, परचेज बुक में नहीं की जाती। जैसे क्वेश्चन को देखकर हम पता कर सकते हैं कि हमारा टेबल, चेयर, अलमीरा, यानी हमारा किस चीज का बिजनेस है, हमारा फर्नीचर का बिजनेस है। अब अगर अचानक से कोई प्रिंटर की ट्रांजैक्शन आ जाए, तो इस तरह की ट्रांजैक्शन को हम कतई रिकॉर्ड नहीं करेंगे। किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर कैश लिखा हुआ आ जाए कि हाँ हमने खरीदा तो है लेकिन कैश में खरीदा है, ये बेचा तो है हमने, जो कि है कैश में बेचा है, तो ऑब्वियसली बात है वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। ये क्वेश्चन में ऊपर हेडिंग गलत डली हुई है, परचेज बुक नहीं बल्कि सेल बुक बनानी पड़ेगी हमें, सेल की ट्रांजैक्शन है ये सारी की सारी। बताओ क्वेश्चन बनाने वाले ने गलती की। खैर, तो फॉर कैश, तो कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। तो देखो क्वेश्चन में 4 ट्रांजैक्शन थी, लेकिन 4 में से सिर्फ 2 ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी, 2 ट्रांजैक्शन तो आपकी रिकॉर्ड होनी ही नहीं है। ठीक है जी, नहीं होंगी, तो बस 2 ही ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करके चलनी है। आओ जरा देखें कि कैसे होंगी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। तो सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन है वो जनवरी 5 2022, जनवरी 5। सबसे पहले हम दिखा देते हैं किस पार्टी से हम सामान खरीद रहे हैं, खरीद नहीं, बेच रहे हैं। तो हरी एंड कंपनी, और यहां पर भी मैं नाम बदल देता हूं, सेल्स बुक बना रहे हैं हम, सेल्स बुक। खैर, तो हरी एंड कंपनी को सामान बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं हम, तो 10 टेबल 1100 के हिसाब से, 20 चेयर 1000 के हिसाब से। तो 10 टेबल्स 1100 के हिसाब से, और 20 चेयर 1000 के हिसाब से। ठीक है जी। और यहां एक छोटी सी बात का ध्यान रखिएगा कि यहां रुपीस का साइन जरूर लगा दें, कई बार हो जाता है कि इतनी छोटी छोटी चीजों पे ही नंबर काट लिए जाते हैं आपके। तो 11
तो इंटू 10 यानी ये हुआ हमारा 11,000 रुपये और वो हुआ हमारा कितना 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। देन इसके बाद में आप टोटल कर लेंगे, जो टोटल हो जाएगा मेरा 31,000, 31,000। देन इसके बाद में जो भी क्वेश्चन ने कहा है, अगर ट्रेड डिस्काउंट के लिए कहा है तो आप पहले ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे, देन उसके बाद फ्रेट के लिए कहा है आप फ्रेट भी लगा देंगे, अगर जीएसटी बोला है तो आप जीएसटी भी लगा देंगे, तो डन। फिलहाल तो ट्रेड डिस्काउंट बोला है तो पहले ट्रेड डिस्काउंट और फिर 500 रुपए का फ्रेट लगाना है आपको। तो ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट कितना लगाना है ट्रेड डिस्काउंट आपको, तो वो लगाना है आपको 10%। तो 10% इसी ही 31,000 का लगाएंगे आप, जो कि हो जाएगा 3100। माइनस करके फिगर कितनी आएगी, तो ये आ जाएगी मेरी कितनी 27,900। और उसके बाद में 500 रुपए का फ्रेट लगाने के लिए कह रहे हैं, ऑब्वियसली फ्रेट तो ऐड ही किया जाएगा, फ्रेट तो ऐड ही किया जाएगा। तो डन जी डन, 500 रुपए का फ्रेट होगा और फाइनल अमाउंट फाइनली आपकी होगी 28,000, 28,400 ऐसे करके। और बस आगे चल के आपके कॉलम कौन कौन से बनेंगे, तो जरा मेरे बाबू ध्यान से सुन लीजिएगा। देखो एक कॉलम तो आपका मस्ट बेसिस पे बनेगा ही बनेगा। सेल्स बुक में सेल वैल्यू का कॉलम होगा और परचेज बुक में कॉस्ट का कॉलम होगा। उसके बाद में अगर क्वेश्चन में फ्रेट है तो फ्रेट का कॉलम बनाओ, अगर टैक्स है सीजीएसटी एसजीएसटी तो उसका कॉलम बनाओ, आईजीएसटी उसका कॉलम बनाओ, पैकिंग एक्सपेंस उसका कॉलम बनाओ। अब इस क्वेश्चन में ऑब्वियसली जीएसटी तो नहीं है, फ्रेट है तो फ्रेट का कॉलम बनाओ, तो फ्रेट का कॉलम और एक आखिरी कॉलम टोटल का बनाओ। तो देखो डिटेल्स के कॉलम के बाद कितने कॉलम बनेंगे वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। हाँ अगर क्वेश्चन में ना फ्रेट है ना टैक्स है ना कुछ, तो बस आप अपने सॉल्यूशन को इतना लिखेंगे, यानी कि डिटेल्स के बाद बस सेल वैल्यू का कॉलम बनाएंगे, बस बात खत्म हो जाएगी आपकी, और कुछ भी नहीं दिखाना आपको। और सेल वैल्यू के कॉलम में कितना दिखाओगे आप, सेल वैल्यू के कॉलम में दिखाओगे मेरे बाबू जितने गुड्स का सामान आपने बेचा माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ध्यान रखना। तो सेल वैल्यू कॉलम में कितना दिखाओगे, जितनी गुड्स आपने बेचे, यानी कि आपने 31,000 का सामान बेचा उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो फिगर आई तो ये दिखाओगे आप। तो 27,900 दिखाओगे आप, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में फ्रेट भी है 500, अगर फ्रेट ना होता तो बस यहीं रुक जाते हैं हम। अब फ्रेट भी है 500 तो फ्रेट भी दिखाएंगे, और फिर टोटल के कॉलम में तो यही आ जाएगा 28,400 रुपए, बस बात खत्म। सेकंड ट्रांजेक्शन नॉर्मली रिकॉर्ड होनी है, उसमें तो कोई ट्रेड डिस्काउंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। बस तो 5,000 के हिसाब से 25,000, तो उसमें आप नॉर्मली उसे रिकॉर्ड कर दोगे, यानी यहां रिकॉर्ड करने के बाद में यहां सेल वैल्यू के कॉलम में आएगा, फ्रेट में कुछ भी नहीं आएगा, और टोटल आपकी सेम टू सेम फिगर आ जाएगी। तो ये ट्रांजेक्शन उम्मीद करता हूं मैं आप खुद से करोगे, जरूर करोगे। कम वक्त में ज्यादा पढ़ाई करनी है तो चीजों की रिपीटेशन नहीं करेंगे फिलहाल के लिए। खैर ठीक है जी, ओके, तो हो गई हमारी बात। और ये जो ये दो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की हैं, तो क्वेश्चन के आखिरी में आप छोटा सा नोट डाल सकते हो कि ये ट्रांजैक्शन क्यों रिकॉर्ड नहीं हुई है, फॉर द सेक ऑफ अ सिक्योरिटी, जिससे कि जो टीचर है वो आपके नंबर काट ही ना पाए। तो आप लिख सकते हो कि ट्रांजैक्शन डेटेड January 20 विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन अ सेल्स बुक एज इट इज अ सेल ऑफ अ एसेट। इसके अलावा ट्रांजैक्शन डेटेड January 25 विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन एक्स सेल्स बुक, क्यों क्यों, बिकॉज इट इज अ सेल ऑफ गुड्स इन कैश, क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है इसलिए रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। तो इनके लेके नोट लिख देंगे, बाकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देंगे हम लोग, ठीक है जी, ओके। इसके अलावा जीएसटी की बातें करते हैं, जीएसटी की बातें करते हैं। तो देखो जीएसटी के केस में आपको बेसिक बेसिक इतनी बातें तो जरूर याद होनी चाहिए मेरे बच्चा। कितनी बातें याद होनी चाहिए कि जब कहीं भी परचेज के दौरान जीएसटी लगता है, परचेज के दौरान जीएसटी लगता है तो उसे हम इनपुट नाम से पुकारते हैं, और सेल के वक्त जीएसटी लगता है तो उसे आउटपुट जीएसटी नाम से पुकारते हैं। और जब कहीं भी लोकल ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, जब कहीं भी लोकल ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, यानी लोकल ट्रांजैक्शन के केस में इनपुट सीजीएसटी भी लगाओगे आप और साथ में इनपुट एसजीएसटी भी लगाओगे आप। और मान के चलो आमतौर पर लोकल ट्रांजैक्शन ही होती हैं, यानी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन ही होती हैं। इन लोकल ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं, इंट्रा स्टेट। देखो एक वर्ड होता है इंट्रा, इंट्रा का मतलब विद इन स्टेट, इंट्रा का मतलब विद इन स्टेट, और विद इन स्टेट जब कहीं भी ट्रांजैक्शन होती है, लोकल ट्रांजैक्शन होती है, तो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, और हमेशा क्या होता है, तो हमेशा डेबिट होता है मेरे बाबू, क्योंकि आमतौर पर परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, तो उसके साथ में लगने वाला टैक्स इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी भी हमेशा डेबिट ही होगा। हालांकि क्या कभी आईजीएसटी भी आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है, कभी कभार आईजीएसटी भी आ जाता है, और उस सिचुएशन में आप इनपुट आईजीएसटी लगाओगे। तो यहां बीच में मैं लिख रहा हूं और
इनपुट आईजीएसटी कब लगाओगे आप? जब कहीं भी आउटसाइड द स्टेट की ट्रांजैक्शन हो, जब कहीं भी इंटर स्टेट, देखो एक वर्ड है इंट्रा जिसका मतलब है विद इन स्टेट, एक वर्ड है इंटर स्टेट जहां पर एक से ज्यादा स्टेट आ जाते हैं, तो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में आपका आईजीएसटी लगता है। अब जैसे अगर इस क्वेश्चन में भी मैं बात करूं तो जो जीएसटी का रेट है वो 6% है, तो जब कहीं भी अगर इस तरीके से आप जीएसटी लगा रहे हो तो 6% यहां लगाओगे, 6% यहां लगाओगे, और आईजीएसटी तो अकेला ही लगता है तो वो इकट्ठा लगता है 12% के हिसाब से, ध्यान रखिएगा। और जो बातें मैंने परचेज के केस में बोली तो वही सेम बातें यहां सेल्स के केस में रहती हैं, बस सेल्स के केस में हम वर्ड चेंज कर देते हैं, क्या? आउटपुट। आउटपुट यानी लोकल ट्रांजैक्शन के केस में आप लगाओगे आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। ये दोनों भाई भाई हैं, ये हमेशा साथ साथ चलते हैं और मतलब एकदम लंगोट या यार की तरह हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। और ये है भैया वन मैन आर्मी, अकेला आता है जब भी आता है। कौन हूं मैं हूं आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। और ऑब्वियस सी बात है कि हमने कहा था ये इनपुट वाले अकाउंट तो हमेशा क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। क्यों? क्योंकि परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। तो ऐसी सेल हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो ये आउटपुट वाले अकाउंट भी हमेशा क्या होते हैं? क्रेडिट ही होते हैं मेरे बच्चा। हालांकि हम जानते हैं कि कभी कभी ये परचेज अकाउंट क्रेडिट भी होता है, तो समटाइम्स ये क्रेडिट भी होता है। तो ध्यान रखना, आमतौर पर ये डेबिट होते हैं तो ये सब भी लाइन से डेबिट होंगे, लेकिन कभी कभी अगर परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा तो उस सिचुएशन में मेरे बच्चा ध्यान रखिएगा ये वाले अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो चलिए खैर एक बार जरा आराम से इन सारी की सारी ट्रांजेक्शन को देख लेते हैं, जर्नल एंट्री कर लेते हैं। जीएसटी की जर्नल थोड़ा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। क्या है? सबसे पहले बोट गुड। तो देखो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए भाई सामान खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, परचेज के साथ में ये टैक्सेस भी डेबिट हो जाएंगे। तो जरा आराम से, सामान खरीद रहे हैं और पार्टी नेम तो दिया नहीं है तो कैश ही मान के चलोगे आप, तो ठीक है जी। सबसे पहले अगर मैं जर्नल एंट्री लिखने पे आऊं तो हाँ, पॉइंट नंबर फर्स्ट फॉर्मेट तो आप लोग जानते ही हैं। यहां पर सीरियल नंबर लिखते हैं, यहां पर पर्टिकुलर्स लिखते हैं, वहां पर एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। तो उम्मीद करता हूं ये जो बेसिक सा फॉर्मेट है जर्नल का, ये बेसिक सा फॉर्मेट तो ज्यादातर सभी को ही बिल्कुल क्लियर है। जर्नल का फॉर्मेट तो सबको याद रहता है, जर्नल का फॉर्मेट कौन भूलता है? कोई नहीं भूलता, ठीक है। तो जर्नल का फॉर्मेट तो उम्मीद करता हूँ याद ही है आप लोगों को। और जर्नल एंट्री के तौर पर क्या हो जाएगा? परचेजेस अकाउंट मेरा डेबिट होगा क्योंकि हम सामान खरीद रहे हैं, और साथ में परचेजेस के साथ चलने वाली, तू जहां जहां मैं वहां वहां, तो परचेज के साथ चलने वाले जो टैक्सेस हैं ये भी डेबिट हो जाएंगे। इनपुट सीजीएसटी भी डेबिट और इनपुट एसजीएसटी भी डेबिट, और साथ में फिर कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और कितने का सामान हमने खरीदा? तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि हमने 5000 का सामान खरीदा, तो 5000 का सामान खरीदा है हमने और 6% का टैक्स कह रहे हैं, तो 5000 का 6% हो जाएगा 300 और 300, और इन तीनों की टोटल अमाउंट जो भी होगी मेरी 5600, वो हम यहां पर कैश अकाउंट के अंदर दिखाएंगे, ठीक है जी। और नरेशन तो लिख ही देंगे, बीइंग परचेज गुड्स, बात खत्म। सोल्ड गुड्स फिर से आ गई, दोबारा से आ गई सोल्ड की बातें, सेल की बातें। सेल के केस में तो आउटपुट वाले टैक्स लगते हैं, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, तो ये आउटपुट वाले टैक्स के अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएंगे। और इस बार ये सीजीएसटी और एसजीएसटी की बातें कर रही हैं तो ठीक है जी, कर देते हैं। और इस बार तो देखो पार्टी नेम दिया हुआ है मेहताब, तो ठीक है, इस बार तो उधार की ट्रांजेक्शन लेट करके चलोगे आप इसे। तो सेकंड ट्रांजेक्शन कुछ कैसे होगी कि किसे सामान बेच रहे हो आप? मेहताब को सामान बेच रहे हो, मेहताब। और मेहताब अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, और सेल के साथ तो जहां जहां मैं वहां वहां, तो सेल के साथ में ही ये आउटपुट सीजीएसटी भी क्रेडिट होगा, और सेल के साथ में ही ये आउटपुट एसजीएसटी भी क्रेडिट होगा। तो ये सारे के सारे क्रेडिट हो गए हमारे। अब जरा आराम से यहां पर ध्यान रखिएगा, कितने का सामान आपने बेचा? 50,000 का, लेकिन गलती से भी ये 50,000 यहां पहले मत लिख देना। आपने कितने का सामान बेचा? 50,000 का, तो सेल्स अकाउंट में लिखेंगे आप 50,000, तो सबसे पहले यहां लिखना है आपको 50,000। बहुत से बच्चे यही गलती कर देते हैं, वहां लिख देते हैं 50,000, तो वहीं से गलती हो जाती है। तो 50,000 का 6% जो कि हो जाएगा आपका 3,000 रुपए, 50,000 का 6% जो कि हो जाएगा आपका 3,000 रुपए, और फिर इन तीनों की टोटल अमाउंट यहां पर प्लेस करेंगे हम, जो हो जाएगी मेरी 56,000 रुपीज। तो ऐसे करके हो गई हमारी बात। देन इसके बाद में फिर से सोल्ड की ट्रांजेक्शन आ रही है, अर्पणा को सेल कर रहे हैं, लेकिन इस बार अगेंस्ट चेक कर रहे हैं। अब अगेंस्ट चेक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इस बार हम पार्टी नेम नहीं बल्कि बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। जैसे पिछली ट्रांजेक्शन में हमने मेहताब को डेबिट किया, तो ऑब्वियसली यहां पर अब मैं मेहताब यानी किसी पार्टी को डेबिट नहीं करूंगा बल्कि बैंक अकाउंट को डेबिट करूंगा, और ऑब्वियसली सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट होना ही होना है। लेकिन इस बार बेसिकली लगाऊंगा तो मैं आउटपुट वाला टैक्स, लेकिन क्वेश्चन ने खुद ही बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है क्वेश्चन ने, कि बेसिकली हमें आईजीएसटी चार्ज करना है। और मैं जब भी आता हूं, अकेला आता हूं,
पूरे पूरे परसेंटेज के हिसाब से आता हूं, 12% के हिसाब से लगेगा। तो जरा आराम से, तो कितने का सामान हमने बेचा? 60,000 रुपए का, तो 60,000 यहां सेल्स अकाउंट का 12%, 7,200। देन इसके बाद में अगली ट्रांजेक्शन जहां कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि कंप्यूटर परचेज, हमने कंप्यूटर खरीदा है, कंप्यूटर परचेज बाय अतुल एंड कंपनी, यानी आप कौन हो? आप अतुल एंड कंपनी के हो, और आप कहां के हो? आप दिल्ली के रहने वाले हो। ऑफिस यूज के लिए खरीदा है एचपी लिमिटेड से, जो कि नोएडा के हैं, यूपी के हैं। तो बताओ 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 मेरे बच्चा, हम है दिल्ली के, पार्टी है यूपी की, तो ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, एक ही स्टेट की ट्रांजैक्शन या मल्टीपल स्टेट की ट्रांजैक्शन? तो ये मल्टीपल स्टेट की ट्रांजैक्शन, तो इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेगा बिल्कुल भी, वो लगता है विद इन स्टेट की ट्रांजैक्शन में, तो इसमें लगेगा आईजीएसटी। और हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो हम खरीद रहे हैं तो इनपुट लगेगा कि आउटपुट लगेगा? तो इनपुट लगेगा। कितने का खरीद रहे हैं? 50,000 का, और इन्होंने खुद बोल दिया। अब देखो, कई बार अगर ना भी बोला होता ना तो हम समझ गए थे कि हाँ भाई हम कहाँ के रहने वाले, दिल्ली के, सामने वाली पार्टी कहाँ की, यूपी की, तो आईजीएसटी लगाना चाहिए। और लिखा है कि जो पेमेंट है वो चेक से पे कर रहे हैं, तो डन, आसान, नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल ही नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, क्या ही खास बात है इसके अंदर। तो मैं मैनुअली ओरली बता देता हूँ, वक्त क्या बर्बाद करना। भाई आप क्या खरीदा है? हमने कंप्यूटर खरीदा है, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट करेंगे कितनी अमाउंट से? 50,000 से। इनपुट आईजीएसटी डेबिट करेंगे उसके 12% यानी कि 6,000 रुपए से। टू, क्योंकि पेमेंट चेक से कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, 50,000 प्लस टैक्स मिला के हो जाएंगे 56, तो 56,000 से बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। समझ ना आया हो तो वीडियो को रिवाइंड कर दोबारा से देख लें। देन इसके बाद में टेलीफोन बिल की बात कर रहे हैं, जो कि एक एक्सपेंस है, तो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा 5,000। अब प्लस सीजीएसटी और एसजीएसटी की बातें भी कर रहे हैं, तो ध्यान रखना, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन पर इनपुट वाले टैक्सेस लगते हैं, जितनी भी इनकम होती है उन पर आउटपुट वाले टैक्सेस लगते हैं। तो ये तो यहां पर एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनपुट वाले लगाएंगे हम। तो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 5,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और 6%, 6%, 5,000 का 6%, 300, और टू कैश अकाउंट, टोटल 5,600 से दिखा देंगे। देन इसके बाद में गुड्स जो हमने खरीदे थे सीजीएसटी एसजीएसटी पे करके, वो आज की डेट में चैरिटी के तौर पर दे रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जब कहीं भी हम गुड्स देते हैं चैरिटी के तौर पर, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट होता है, परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। तो सबसे पहले हम परचेजेस अकाउंट क्रेडिट लिखेंगे, और उस परचेज अकाउंट क्रेडिट में अमाउंट लिख देंगे 1,000 रुपए। देन उसके बाद में परचेज अकाउंट के साथ साथ चलते हैं ये अकाउंट। परचेज अकाउंट अगर कभी डेबिट, तो ये इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी भी डेबिट, लेकिन हमारे क्वेश्चन में अब परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, तो ये इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी भी क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर ये सबसे आखिरी एंट्री अगर सपोज करो लो मैं यहां लिख के दिखा देता हूं, क्या होगा जी? हमारा चैरिटी अकाउंट डेबिट किया जाएगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट, और परचेज अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। साथ में ये जो इनपुट सीजीएसटी है ये भी मेरा क्रेडिट किया जाएगा, इनपुट एसजीएसटी है ये भी मेरा क्रेडिट किया जाएगा। तो सीजीएसटी भी क्रेडिट और एसजीएसटी भी क्रेडिट। सबसे पहले कितने का सामान? 1,000 का सामान, ये हम परचेज में दिखाएंगे, उसका 6% हो जाएगा मेरा कितना? 60 रुपए, 60 रुपए, और टोटल 1120 दिखाएंगे हम चैरिटी अकाउंट के अंदर। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट होगा 1120 से, और टू परचेजेस 1,000, और टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी 60 रुपए, 60 रुपए, ऐसे करके दिखाना है आपको। तो डन जी डन। इसी के साथ में जीएसटी की भी बेसिक बातें हो गई हैं हमारी। देन सबसे आखिरी बात बोलता हूं अब मैं बीआरएस की। बीआरएस की, अब देखो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस का सबसे पहले उम्मीद करता हूं बेसिक फॉर्मेट तो जाया था, सभी को ही मालूम है कि यहां हम सीरियल नंबर कॉट कर देते हैं, यहां पर हम पर्टिकुलर्स लिख देते हैं, जहां हम ट्रांजैक्शन की डिस्क्रिप्शंस देते हैं, एंड देन फिर उसके बाद में हमें बस मेजरली यही डिसाइड करना होता है कि प्लस का कॉलम या माइनस के कॉलम में अमाउंट दिखानी है, यानी कि वेदर ट्रांजैक्शन इज टू बी एडेड और डिडक्टेड। तो मैं बेसिकली क्या करता हूं, ज्यादातर फॉर्मेट की अंडरस्टैंडिंग सभी को ही है, तो यहां पर प्लस माइनस में अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ में कि किस ट्रांजैक्शन में प्लस होगा और किस में माइनस। फॉर्मेट की क्लैरिटी उम्मीद करता हूं मैं ज्यादातर सभी को ही है। तो जरा आराम से, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको यही आइडेंटिफाई करना होता था कि क्वेश्चन में बिगिनिंग किस चीज से हो रही है। शुरुआत में कैश बुक बैलेंस इज अ गिवन और पासबुक बैलेंस इज अ गिवन। अगर कैश बुक बैलेंस इज अ गिवन तो आप जो भी चेंजेस होंगे वो कैश बुक में करेंगे, अगर पासबुक बैलेंस इज अ गिवन तो आप जो भी नेसेसरी चेंजेस करेंगे वो पासबुक में करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर अगर सपोज करो मैं बात करूं तो शुरुआत में लिखा हुआ है कि कैश बुक जो कि है एक मर्चेंट की शोध कर रही है ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ 15,700। तो क्वेश्चन में किस चीज का बैलेंस दिया है मेरे बाबू, तो कैश बुक का बैलेंस दिया है। तो जो भी नेसेसरी चेंजेस हम करेंगे वो किस में करेंगे, वो हम कैश बुक में ही करने वाले हैं।
हम शुरुआत में लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, और क्योंकि ये एक ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो ऑब्वियसली ओवरड्राफ्ट बैलेंस को हम माइनस के कॉलम में दिखा देंगे। तो सबसे पहले पॉइंट की बात मैंने कर ली, क्या होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक नेगेटिव 15,700 हम लोग दिखा देंगे। देन उसके बाद में लिखा है कि चेक 12,250 के हमने डिपॉजिट किए थे, जिसमें से 8,200 के जो कि चेक हैं वो क्रेडिट हो गए हैं। कब क्रेडिट हुए हैं, 2 जनवरी को क्रेडिट हुए हैं। तो जरा आराम से देखो, कैश बुक में सॉरी बीआरएस के अंदर हम कौन से चेक से लेना देना होता है, जो चेक जमा हो चुके होते हैं और क्लियर नहीं हुए होते हैं। तो हमें बीआरएस में कौन से चेक से लेना देना है, जो चेक हमने जमा तो कराए हैं बट वो किसी कारण से क्लियर नहीं हुए हैं। तो ये जो 8,200 के चेक हैं, ये जो देखो टोटल हमने 12,000 के आसपास के चेक जमा कराए, उसमें से 8,200 के चेक क्लियर हुए ऐसा कह रहा है क्वेश्चन। लेकिन वो 8,200 के जो चेक हैं वो जनवरी में क्लियर हुए। वो जनवरी में क्लियर होने का मतलब ये हुआ क्योंकि हम जो बीआरएस बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं दिसंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये दिसंबर में तो क्लियर नहीं हुए हैं। तो दिसंबर के हिसाब से तो जो इनका स्टेटस है वो है नॉट क्लियर्ड। तो यानी टेक्निकली इस क्वेश्चन के अंदर जो हम ट्रीटमेंट करेंगे वो हम इन्हीं 8,200 के चेक के हिसाब से करने वाले हैं। और क्या ट्रीटमेंट करेंगे कि ये 8,200 के चेक हमने जमा तो कराए हैं, तो कैश बुक को तो राइज किया है, लेकिन पासबुक में ये पैसा नहीं आ पाया। और क्वेश्चन ये कैश बुक का है तो हम ऑब्वियसली कैश बुक को वापस नीचे कर बैलेंस ले आएंगे, यानी कि हम माइनस कर देंगे। तो डेफिनेटली आपको इस पर्टिकुलर पहले पॉइंट को माइनस करना है, और कितना माइनस करना है, 8,200 माइनस करना है। देन इसके बाद में आपने चेक इशू किए 8,300 के, जिसमें से 2,000 के जो चेक हैं वो कैश हो गए हैं 31 दिसंबर तक। तो एक बार फिर 8,300 में से 2,000 के चेक कैश हो गए हैं, तो बाकी के चेक क्लियर नहीं हुए हैं। तो ठीक है, अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो ट्रीटमेंट तो होगा जो इन दोनों को माइनस करके आएगा। 8,300 में से 2,000 माइनस करेंगे तो 6,300। तो आप ट्रीटमेंट तो करोगे 6,300 से, क्योंकि यही वो चेक हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाए हैं, अभी तक प्रेजेंट नहीं हो पाए। चेक इशूड का मतलब होता है किसी पार्टी को चेक देना, किसी पार्टी को पेमेंट पर्पज के लिए चेक देना। तो किसी पार्टी को पेमेंट पर्पज के लिए आपने चेक दिया तो कैश बुक को नीचे किया, लेकिन वो चेक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो आप वापस से कैश बुक को बढ़ाएंगे यानी ऐड करेंगे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को आपको क्या करना है, ऐड करके चलना है। कितना ऐड करोगे आप, 6,300 ऐड करोगे। खैर, और देखो बीआरएस के अंदर स्पेसिफिकली जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता, ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर मेंशन है, क्वेश्चन नंबर 11। आप क्वेश्चन नंबर सीरियल नंबर कोट कर दें कमेंट सेक्शन में कि ये पॉइंट का प्लस माइनस हमें समझ में नहीं आया। कमेंट सेक्शन में ही आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी काफी बेहतरीन तरीके से। आगे, ए चेक ऑफ 4250 इशूड टू ए क्रेडिटर, और जबकि इसे कैश बुक में हमने एंटर कर दिया लगभग 4,500 रुपए के आसपास। तो देखो चेक है कितने का, 4,200 अप्रॉक्स का, जबकि रिकॉर्ड कर लिया ज्यादा पर। तो जरा आराम से देखो, ये एक ऐसा चेक है जो कि आपने इशू किया है, यानी कि इशू करने का मतलब पेमेंट पर्पज के लिए दिया है। तो टेक्निकली लगभग 4,200 का चेक था, जबकि आपने रिकॉर्ड कर लिया इसे 4,500 के अप्रॉक्स। तो यहां पर कैश बुक में आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, और जबकि पासबुक में थोड़ा कम ही पैसा डिडक्ट हुआ होगा। कैश बुक में हमने लगभग 4,500 रिकॉर्ड किया, जबकि पासबुक में सिर्फ 4,200 ही रिकॉर्ड हुआ होगा। तो बेसिकली कैश बुक में ज्यादा हमने नीचे कर दिया, तो कैश बुक को इंक्रीज करना होगा, ऐड करना होगा कितनी अमाउंट से, जो इन दोनों के डिफरेंस अमाउंट है। तो 4,520 और 4,000 वहां पर कितना है, 250। तो इन दोनों की जो डिफरेंस अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी कितनी, 270। तो 270 आपको ऐड करना है इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर। खैर, आगे बैंक चार्जेस हैं 180 रुपए के, और साथ में 240 रुपए के भी 30 दिसंबर को लिखा हुआ है। ये अभी तक कैश बुक में एंटर ही नहीं हुए, तो डन जी डन, कैश बुक में एंटर नहीं हुए तो कैश बुक में एंटर कर दीजिए। आप बैंक चार्जेस को कैश बुक में एंटर करेंगे तो माइनस ही करेंगे, और कितना माइनस करोगे आप, तो 180 और 240, जो कि कुल मिला के हो जाएंगे आपके कितने, 420। तो 420 रुपए माइनस कर देने हैं आपको। इसके अलावा एक बीआर है जो आपने डिस्काउंट कराया था एक जमाने पहले। हालांकि जब कहीं भी आप डिस्काउंट कराते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास पैसा आता है, ध्यान रखिएगा। डिस्काउंटिंग का मतलब होता है आप बैंक से पैसा लेके आए हो, लेकिन जब कहीं भी आप डिस्काउंटिंग कराते हैं तो वो हमेशा डिस्काउंटिंग चार्जेस कट करते हैं थोड़ी बहुत। जैसे कि यहाँ पर 6,000 का बिल है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपने डिस्काउंटिंग के तहत 300 रुपए के चार्जेस पे कर दिए, तो आपको पूरा पैसा नहीं मिला होगा। 6,000 में से 300 कम, यानी 5,700 ही रुपए मिले होंगे आपको। लेकिन यहां लिखा हुआ है कि आपने कैश बुक में जो रिकॉर्डिंग कर दी वो विदाउट रिकॉर्डिंग द चार्जेस कर दिया, यानी आपने कैश बुक में
फुल अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया, यानी टेक्निकली पासबुक में सिर्फ 5,700 ही रुपए आए हैं, जबकि आपने कैश बुक में पूरे 6,000 बढ़ा दिए हैं। आपने डिस्काउंटिंग चार्जेस को जो चार्जेस कटे थे उन्हें कंसीडर ही नहीं किया। तो टेक्निकली 300 रुपए के जो चार्जेस हैं ये आपको नीचे लेके आना पड़ेगा, यानी कि माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे हम 300 रुपए, जो चार्जेस को हमने कंसीडर नहीं किया वो हम कंसीडर कर लेंगे। इसके अलावा एक चेक है 2,000 रुपए का जो जमा कराया गया है बैंक के अंदर और इनटू द बैंक, अपीयर इन अ पासबुक, पासबुक में अपीयर भी हो रहा है, लेकिन नोट रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ऑब्वियसली चेक जो हम जमा कराते हैं उनसे भी क्या होता है, इनफ्लो, यानी कि पैसा आता ही है। तो 2,000 रुपए पैसा आया है तो पासबुक में पैसा आया है, कैश बुक में नहीं आया, तो अब आप कैश बुक को भी इंक्रीज कर दीजिए, बढ़ा दीजिए बराबर करने के लिए। तो प्लस कर देंगे हम लोग यहां पर 2,000 रुपए। देन सबसे आखिरी ट्रांजैक्शन 3,700 रुपए का एक चेक है जो जमा कराया है आपने और वाज रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक, यानी 3,700 का एक चेक है डिपॉजिट इनटू बैंक, अपीयर इन अ पासबुक, वाज रिकॉर्डेड इन अ कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। ओके ओके फाइन, अच्छा पॉइंट है। क्या कह रहे हैं कि देखो एक 3,700 रुपए का एक चेक है जो पासबुक में अपीयर हो रहा है, पासबुक में अपीयर मतलब पासबुक में तो भर चुका है पैसा, और आगे चल के लिखा हुआ है कि वाज रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक, कैश बुक में भी रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। देखो लास्ट पॉइंट तो ये था कि रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन ये पॉइंट में कह रहे हैं कि रिकॉर्ड हुआ है। तो क्या हम इस क्वेश्चन को ऐसे देखें कि पासबुक में भी रिकॉर्ड हुआ, कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ? अरे ये तो दोनों बराबर हो गए। तो टेक्निकली उन्होंने ये लिखा तो है कि कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन किस कॉलम में रिकॉर्ड हुआ है मेरे बच्चा? तो कैश कॉलम में रिकॉर्ड हुआ है। और जबकि अगर कैश बुक में हमें रिकॉर्ड करना था तो बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करना चाहिए था, क्योंकि हम यहां कैश की नहीं बल्कि बैंक बैलेंस की बात करते हैं। तो कैश बुक में क्या बैंक कॉलम में रिकॉर्ड हुआ? तो जवाब है ना, कैश बुक के कैश कॉलम में रिकॉर्ड हुआ। तो ये गलती है, मिस्टेक है, बट हमें यहां पर रेक्टिफिकेशन नहीं करना, कोई एरर को ठीक नहीं करना, हमें बातें करनी है क्या कि कैश बुक में बैंक कॉलम में रिकॉर्ड हुआ या नहीं। तो वो जवाब है ना। तो जरा आराम से, पासबुक में तो अपीयर हो रहा है, यानी कि पासबुक तो बढ़ चुकी है, कैश बुक नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया, कैश कॉलम में रिकॉर्ड किया। तो बैंक कॉलम तो वहीं का वहीं है, तो कैश बुक वहीं की वहीं है। तो अब आपको कैश बुक को बढ़ा देना पड़ेगा, ऐड कर देना पड़ेगा। तो ऐड कर दोगे आप 3,700, तो 3,700 ऐड करना है। तो डन। इस तरीके से आप ये सारे के सारे पॉइंट अच्छे से कर कर इसका फाइनल आंसर निकाल लेंगे। तो देखो मैंने ऊपर ऊपर से सारे के सारे न्यूमेरिकल्स अलोंग विद द फॉर्मेट सारे के सारे कवर कर दिए हैं। इतना बेसिक कंटेंट भी अगर आप करके जाते हैं पेपर में, सही तरीके अंडरस्टैंडिंग और सही तरीके की एप्लीकेशन, सही तरह की स्ट्रेटेजी के साथ में, तो पेपर आपका ठीक ठाक होगा, पढ़ाई आपकी ठीक ठाक हो जाएगी। एक बेसिक लेक्चर है ये वन शॉट, जिसके तहत आप लगभग सारी की सारी चीजों को, न्यूमेरिकल्स को एक बार माइंड में बिठा लेते हैं। ऑल्दो क्या ये कोई आपके हार्ड वर्क का सब्स्टिट्यूट था ये जो वन शॉट क्लास थी? तो ऑब्वियसली नहीं। बैठकर आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बैठ के एक एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर नहीं है वक्त तो भी चुनिंदा कुछ क्वेश्चन तो आप जरूर कर लें। इस लेक्चर के अंदर जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए वो, और साथ में थोड़े बहुत और एडिशनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, तो आपका लगभग सारा कंटेंट कंपाइल अप हो जाएगा। तो चलिए खैर फिलहाल के लिए हमारी बात खत्म होती है। तो अपना ध्यान रखें, जो भी मिसिंग क्लास है जैसे कि वन शॉट फॉर अ थ्योरी, अगर वो नहीं देखी तो वो जरूर देख लें, और वन शॉट ऑफ अ जर्नल तो वो नहीं देखा तो वो जरूर देख लें। तो डन, ओके डन।